लास्ट क्लास में हमने वहां तक कवर कर लिया था। लाइक वी हैव कवर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन एंड वी हैव आल्सो कवर्ड मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये दो चीजें हमने कवर करी थी, तो उसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे थे। किसी को कोई डाउट होगा तो क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट से। तो आज के वीडियो में मतलब आज के लेक्चर में बेसिकली हम यहाँ पे कवर करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको कंबाइन करके ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो बनाए जाते हैं, अ, वैसे वाले क्वेश्चंस मोस्टली तो क्या है कि जेई मेन में ज्यादा है। बट जेई एडवांस में तो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही है प्रीवियस ईयर के, अगर आप देखोगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे भी आने के चांसेस है। तो वो सब हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया हुआ है, इसका ग्राफ सबको पता होगा। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो काफी यूजफुल फंक्शन है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन से जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को लेके बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ kx, तो इसका पीरियड 1/k होता है। सिंपल जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका पीरियड क्या होता है, दैट इज 1। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो डिफाइंड होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो अगर राइट हैंड साइड 0 से 1 के बीच में है तो इससे हमारा y भी कंफर्म हो जाता है कि y की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। फ्रैक्शनल पार्ट x इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब इसी के हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू है वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में फिक्स कर देते हैं। तो जो भी ग्राफ आएगा वो इसी के बीच में आएगा, ना तो इसके ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनाना हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हम x की वैल्यूज हमें पता है, जब 0 से 1 के बीच में होती है तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज नथिंग बट x। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू x। उसके बाद में अगर आप x फ्रैक्शनल पार्ट x को डिफाइन करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज x माइनस 1। अगर आप 1 से 2 के बीच में डिफाइन करेंगे तो कहने का मतलब देखिए क्या है। जैसे मैंने डिफाइन किया था आपको कि क्रिटिकल पॉइंट मॉड में क्या होता है, मॉड में क्रिटिकल पॉइंट होता है जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्रिटिकल पॉइंट होता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इंटीजर होती है। तो उसी की हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करते हैं फाइंड। फिर देखते हैं कौन सी इंटीजर की वैल्यूज ले रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट x के केस में भी यही है कि इसमें भी क्या है, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट fx लिखेंगे तो इसमें भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके लिए अंदर वाला जो फंक्शन है ये वैल्यूज जब लेगा इंटीजर वैल्यूज, वही वाले x इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चंस आते हैं जेई में या आईआईटी में, कभी भी क्वेश्चन आता है फ्रैक्शनल पार्ट x का, तो इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करके, तो वैसे वाले क्वेश्चंस को जनरली हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज करके सॉल्व करते हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई और फंक्शन होता है उसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट x है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर एक लीनियर फंक्शन है या सिर्फ x लिखा हुआ है, तो उस केस में हम फ्रैक्शनल पार्ट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे अपने को पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ, तो इसको हम इन जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर x की वैल्यू जो है वो इंटीजर r से लेकर के r+1 के बीच में है, तो यहाँ पे हम इसका फ्रैक्शन पार्ट कैसे करते हैं डिफाइन। तो अगर x की वैल्यू जो लाई कर रही है दैट इज बिटवीन, सॉरी, मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि फ्रैक्शन पार्ट x को हम लिखते हैं इक्वल टू x, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और यहाँ लिखते हैं हम x माइनस 1। तो बेसिकली हम जो फ्रैक्शन पार्ट x को डिफाइन करते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है दैट इज नथिंग बट प्रीवियस इंटीजर। दिस रिप्रेजेंट्स द प्रीवियस इंटीजर वैल्यू। तो ये चीज हम यूज करेंगे आगे जब मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मैं x की वैल्यू बोल देता हूँ दो इंटीजर के बीच में करती है, एक इंटीजर r है, नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर है r+1, तो उसके केस में हम फ्रैक्शन पार्ट x को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x माइनस r। ये हमारा प्रीवियस इंटीजर है और r+1 हमारा नेक्स्ट इंटीजर है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं डिफाइन। और इसमें भी नोटिस करने वाली चीज है कि ये जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है वहां पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और जो राइट हैंड पॉइंट है वहां पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है। अब अगर हमें सपोज माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ डिफाइन करना है, तो यहाँ से जो भी y की वैल्यूज आएंगी वो 0 से 1 के बीच में ऊपर आएंगी। तो माइनस का मतलब हो गया 0 से -1। तो ये जो पूरा ग्राफ है आप इसको फ्लिप कर देंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो नीचे वाला ग्राफ आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ है माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। बेसिक फंक्शंस के ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस जे एडवांस में प्रोबेबिलिटी रहती है। अब सपोज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ सपोज माइनस एक्स है तो हम इसका ग्राफ ऐसे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे माइनस एक्स लिखा हुआ है और जो फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ होता है ये वाला, वो हम ग्राफ बनाते हैं। तो अगर इसको प्लस एक्स करना है तो इसको हमें यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है जो इस तरफ आ रहा है इसको हम इस तरफ कर देंगे और जो लेफ्ट में आ रहा है उसको हम राइट में कर देंगे। इसको हम ग्राफ को इस तरह से फ्लिप कर देंगे, एक्स एक्सिस को हम फ्लिप कर देंगे। तो वहां पे वो जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। ये वाला जो है यहाँ ये इस तरह से फ्लिप हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ग्राफ फ्लिप करोगे तो ये इस तरह से यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट हमने इस ग्राफ को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया।
अब सपोज माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्राफ आ जाएगा नीचे, ये इसका ग्राफ है। तो ये हमने बेसिक ग्राफ देख ली, इस तरह से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी देखे थे। अब फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक यूज देखते हैं। जैसे अगर फ्रैक्शनल पार्ट 2x का ग्राफ बनाना है, अब वैसे तो क्या है इसकी ग्राफ बनाने पे क्वेश्चन आएंगे कम, लेकिन इसके ऊपर जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हम ये चीज देखेंगे। और यहाँ पे ये जो है अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ kx है तो इसका पीरियड 1/k होता है, तो इसी प्रॉपर्टी से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका हमको ग्राफ बनाना है तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 2x है तो इस वाले जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो इसका पीरियड कितना है, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो आइडेंटिकल होगा। दैट इज यहाँ पे जैसे इसका ग्राफ है वैसे ही इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। मैं इन जनरली कैसे ध्यान रखता हूँ ग्राफ जब बनाना होता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, अगर कोई भी फंक्शन आगे हम जनरल फंक्शंस भी देखेंगे, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि अंदर वाली जो फंक्शन की यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब है। तो यहाँ पे अगर सपोज हमारा फंक्शन लिखा हुआ है 2x, तो मैं इस 2x पे फोकस करता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में कब है। हमेशा मैं सिर्फ वो x की वैल्यूज कर लेता हूँ। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 0 से लेकर के हाफ के बीच में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा 0 से लेकर के हाफ के बीच में, और वो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 2x का। और हमें इसका पता है पीरियोडिक फंक्शन है, तो सेम ग्राफ फिर हम आगे इसको रेप्लिकेट करते जाते हैं। तो जैसे अगर मैंने सपोज ये ग्राफ बनाया, तो मैंने ये वाला जो ग्राफ बनाया दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 2x का ग्राफ मैंने बनाया। और यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 0 टू हाफ। तो 0 टू हाफ के बीच में हमने यहाँ पे ये लाइन बनाई है y इक्वल टू 2x। और अब हमें पता है ये पीरियोडिक है, तो आगे सेम ग्राफ हम इसको रिपीट करते जाएंगे। तो अगर ये हाफ है इसका पीरियड, तो आगे ये वैल्यू 1 आएगी, पीछे वैल्यू माइनस हाफ आएगी, फिर यहाँ पे ये -1 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन होगा fx, तो अगर आपको उसका ग्राफ बनाना है तो उसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे ये जो fx है, आपको ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब लाया करती है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x। और आपको सिंपली क्या करना है, वो वैल्यूज ऑफ एक्स सबसे पहले फाइंड करनी है और उसमें आप उसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला हमारा ये स्टेप होता है। अब ध्यान रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x के लिए तो हमें पीरियड पता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का है सच कोई पीरियड हम बता नहीं सकते हैं उसको देख के, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x हो गया तो नहीं बता सकते हैं। जब लीनियर फंक्शन है उसके लिए अपने को पता है 1/k होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे सपोज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपको बोलेगा इसका ग्राफ बनाओ y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2। तो अब ध्यान रखेंगे इसका जो ग्राफ होगा और इसका जो ग्राफ है ये आइडेंटिकल होंगे। ये आइडेंटिकल क्यों होंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट x के अंदर अगर x के साथ में कोई भी इंटीजर वैल्यू है तो उसको हम सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हैं। वो इंटीजर जो वैल्यू है आप हमेशा हटा सकते हैं। ये इंटीजर का क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है तो इसको आप हमेशा हटा सकते हैं, जो x उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी ग्राफ आता है x के साथ कुछ कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, और वो कांस्टेंट क्या है ध्यान रखिए, दिस इज ए इंटीजर वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाता है तो इसका जो ग्राफ होगा और इसका जो ग्राफ है वो आइडेंटिकल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा बेसिक ग्राफ हो गया y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पीरियड इसका 1 है। अगर 2x हो जाएगा तो पीरियड 1/2 है, तो 0 से 1/2 में बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। 3x हो जाएगा तो 0 से 1/3 में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx है, तो अभी इसका ग्राफ हम थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह से अपने को बनाना है। तो अब हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मेरे हिसाब से ये वाले ग्राफ जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन की फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, अगर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो ये भी जो फंक्शन है ये पीरियोडिक होता है, इसका भी पीरियड 1 ही होता है। The period of this function is also 1। तो जैसे सपोज अपने को ग्राफ बनाना है इसका e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो जब भी आपको e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा फंक्शन है जिसमें x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट x लिख दिया, बाकी फंक्शन सेम है, तो अगर आप वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह अगर आप x लिख देंगे तो आप उस टर्म्स में इसको सोचते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे कि यहाँ पे सपोज ये x लिखा है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमें e की पावर x का ग्राफ बनाना है। वी विल जस्ट फोकस ऑन दैट। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट x को हम x कब लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x को हम x लिखते हैं जब x की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। तो हम यहाँ ये करेंगे, जो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है उसी में इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा 0 से 1, और 0 से 1 में जो e की पावर x का ग्राफ होगा वो बनाएंगे, क्योंकि जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है दिस इज नथिंग बट e रेज़ टू पावर x। तो इसमें e रेज़ टू पावर x का ग्राफ बनाएंगे। तो e रेज़ टू पावर x का अपने को ग्राफ पता है किस तरह से होता है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है और 1 पे वैल्यू होती है e। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट x में जो प्रीवियस इंटीजर होता है वहां पे तो वैल्यू इंक्लूडेड होती है, आगे एक्सक्लूडेड होती है, तो सिमिलर टाइप का ही यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ये हो गया हमारा e रेज़ टू पावर x का ग्राफ फॉर x बिटवीन 0 टू 1। उसके बाद में हमें पता है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन इसका भी पीरियड 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम ग्राफ को आगे रिपीट करते जाएंगे। तो जो 0 से 1 में ग्राफ बना है सेम पीरियड, ध्यान रखेंगे ये वैल्यू कितनी है 0 से 1, पीरियड इज 1। तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आएगा दैट इज 2। तो 1 से 2 में भी आपका सेम ही ग्राफ यहाँ पे बनेगा, जैसे अपने यहाँ बनाया सेम ग्राफ आगे आपको बनाना है, यहाँ से चलेंगे और इस तरह से हम उसका ग्राफ बनाना।
और अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो सेम चीज आप लेफ्ट में चलते जाएंगे। यहाँ पे अगर सपोज ये -1 है तो -1 पे हम चलेंगे और हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो सेम ग्राफ आगे आपका रिपीट होता रहेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। पर ध्यान रखेंगे एक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर सपोज यहाँ पे इसकी जगह होता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x ई रेज़ टू पावर, तो उसमें डिफरेंस सिर्फ ये आता है क्योंकि अब इसका पीरियड कितना है, हाफ। तो ये जो वैल्यू है, जो यहाँ पे मैंने 2x लिखा है, तो क्योंकि अब इसका पीरियड हाफ है, तो मैंने जो ग्राफ 0 से 1 में बनाया था, वो ग्राफ 0 से हाफ के बीच में बनेगा और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। फिर अगर ये 0 से हाफ होगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, हाफ से 1। सेम ही ग्राफ आपका बनना है आगे की तरफ। इस तरह से हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। और ये जो y कोऑर्डिनेट अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाफ पे वैल्यू 1 ही आएगी, तो e की पावर 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज वैल्यू सही। तो इस तरह से अपने को ग्राफ बनाना है। अब जैसे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बनाना है आपको ग्राफ, तो सेम चीज यहाँ करेंगे। इसका पीरियड कितना है, दैट इज 1। तो अब अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आपको ये पता है x की वैल्यू, अगर हम ग्राफ इसका बनाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह सिंपली x पुट करके, तो हम sin x का ग्राफ बनाते हैं। इसके केस में ग्राफ बनाते हैं जब x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, दैट इज इन 1 पीरियड। तो यहाँ पे हमारा 0 ये है, ये हमारा 1 है। तो 0 से 1 के बीच में जो sin x का ग्राफ है, हमें सिर्फ वो बनाना है। तो 0 से 1 के बीच में sin x का ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे वैल्यू 0 होती है। 1 ध्यान रखेंगे, दिस इज रेडियन, तो 1 पे वैल्यू होगी sin 1। sin 1 जो होता है उसकी वैल्यू 1 से कम ही होती है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हमें पता है पीछे ये इंक्लूडेड होता है, आगे एक्सक्लूडेड होता है, तो सेम ही चीज यहाँ पे चलती है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये हमने sin x का ग्राफ बना लिया। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x पीरियोडिक होता है, तो हमें सेम ही ग्राफ आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया है, सेम ग्राफ हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो इस तरह से हम इसका ग्राफ यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। ये इसका यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। अब सपोज अपने को ग्राफ बनाना है इसका, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन। अभी देखिए यहाँ पे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, तो अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स है, तो देखो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमने ग्राफ यहाँ पे बना लिया। और ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 से sin 1 के बीच में, यही हो गया। अब अगर मैंने इसका फिर से फ्रैक्शनल पार्ट लिया, तो y की जो वैल्यू है उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। अब sin 1 जो है हमें पता है ऑब्वियसली वो वैल्यू 1 से कम होती है। तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे वो जो मैंने y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्राफ बनाया, वो भी मैंने ऐसे ही बनाया कि मैंने क्या किया वहां पे कि फ्रैक्शनल पार्ट x का जब मैंने ग्राफ बनाया y का, तो मैंने बोला x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में उसका ग्राफ बनाएंगे, वो आएगा y इक्वल टू x। फिर हम सेम ही ग्राफ आगे कंटिन्यू करते हैं, सेम ही चीज वहां लगाते हैं, सेम ही चीज हम यहाँ लगा रहे हैं। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होती है। अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है, ये दोनों ग्राफ सेम होंगे, दे विल बी आइडेंटिकल। ये सेम क्यों होंगे, क्योंकि देखो अगर मैं साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x की बात करता हूं तो ये वैल्यू 0 से sin 1 के बीच में है और sin 1 हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है y की साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x से, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, 1 से बड़ी नहीं है। और अगर आप उसका फिर से फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो आपको वही वैल्यू वापस मिलेगी, देयर वोंट बी एनी चेंज, क्योंकि ये वैल्यू वही है, देयर इज नो चेंज इन दैट वैल्यू। इसीलिए यहाँ पे इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम बनेगा। अब जैसे सपोज अपने को इसका बनाना है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, तो जहां फ्रैक्शनल पार्ट x है इसको वी विल ट्रीट इट एज x। तो हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन कब बनाएंगे ग्राफ, जब x की वैल्यू 0 से 1 है, उसके पीरियड में बनाएंगे ग्राफ। तो x इक्वल टू 0 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए दैट इज x इक्वल टू 1। तो 0 से 1 के बीच में हम इसका ग्राफ बनाएंगे। 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 1 पे वैल्यू 0 है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा इस तरह से, ऐसे ही कुछ पैराबोला बनेगा। अब हमें पता है कि लेफ्ट जो पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड होता है, राइट पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है। और उसके बाद में हमें पता है क्योंकि इसका पीरियड 1 है, तो हम क्या करेंगे, सेम ग्राफ को आगे कंटिन्यू करें। तो ये जो ग्राफ बनेगा सेम ग्राफ आपके आगे बनाना, और आपको पीछे भी बनाना है तो सेम ग्राफ आप बनाएंगे। तो इंटरवल जो है वो ध्यान रखना है, पीरियड 1 है तो पीरियड 1 से चलेगा। अगर यहाँ पे ये 2x हो जाता तो यहाँ पे पीरियड हाफ हो जाता, तो ये 0 से हाफ, हाफ से 1, इस तरह से सेम ग्राफ आप बारी बारी रिपीट करते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब भी है उसका पीरियड 1 रहेगा, और उसी हिसाब से आप उसका ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाएंगे, फिर उसी को आप बारी बारी रेप्लीकेट करते जाएंगे। अब जैसे अपने को ग्राफ बनाना है इनका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो अगर कभी भी कोई फंक्शन है तो हमें उन x की वैल्यू से मतलब है जहां पे इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x। वो इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, तो मैंने आपको बोला था y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर है तो y विल ऑलवेज बी एन इंटीजर वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो y है लेफ्ट साइड में, दिस वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू 1। डेफिनेटली इट विल बी बिटवीन 0 टू 1, उससे ज्यादा ये वैल्यू हो नहीं सकती। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन का ग्राफ है, जैसे e की पावर x ग्राफ है, तो हम इतने बना लिया e की पावर x ग्राफ। अब हम फोकस करेंगे जहां पे e की पावर x की ग्राफ की वैल्यू 1 को क्रॉस कर रही है,
तो 1 कहाँ पे क्रॉस करे, ये हमारा 1, दिस इज योर 1। और इससे पहले क्या है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू। तो अगर मुझे सपोज इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x, तो उसका ग्राफ जो है यहां से लेकर के यहां तक तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, e की पावर x जो है 0 से 1 के बीच में है, तो y इक्वल टू e की पावर x आंसर आएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक तो ग्राफ सेम ही रहेगा, देयर वोंट बी एनी चेंज। उसके बाद में क्या है, अब e की पावर x की वैल्यू प्रॉब्लम कहां क्रिएट करेगी, जब e की पावर x जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि जहां पे भी अंदर वैल्यू इंटीजर होती है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जैसे मैंने यहाँ 1 बनाया, 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू क्या आएगी, वो वहां पे e की पावर x के बराबर ही आएगी, तो सेम ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, जब e की पावर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जब e की पावर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। तो अब इसका ग्राफ अपने को कैसे बनाना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो यहां तक ये बन गया 0 से 1 के बीच में। अब आपको नेक्स्ट स्टेप कैसे बनाना होता है, देखो। तो इसके लिए आप ना फ्रैक्शनल पार्ट x की डेफिनेशन देखो क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट x की डेफिनेशन बोलती है कि उसकी वैल्यू x होती है, अगर हमने ग्राफ से देखा था तो x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होती है, राइट। इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू होती है 1 से 2 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है x माइनस 1। तो आप नोटिस करो, आपने क्या किया, जो छोटा वाला इंटीजर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया x में से, इसको हम x माइनस 2 लिखते हैं अगर x की वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच में। तो जो छोटा वाला इंटीजर है वो आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, e की पावर x है। तो हम ये बोल सकते हैं जब e की पावर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, e की पावर x माइनस 1, ये वाला हमारा ग्राफ बनेगा। x की जगह सिर्फ e की पावर x पुट करना है आपने, क्योंकि दैट विल बी द ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ग्राफ है 1 से 2 के बीच में, इसको आपको यहाँ पे खींचना है और नीचे लेके आना है। कहाँ लेके आना है, 1 से 2 में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, होनी कहाँ चाहिए, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 को तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, तो ये वाली लाइन को तो क्रॉस करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 0 से 1 में ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को उठाएंगे और नीचे खींच लेंगे। नीचे खींचने का मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, वी विल ब्रिंग इट डाउन बाय 1। और अगर अपने को इसको देखना है, अब ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो इसको भी अपने को क्या करना है, 0 से 1 के बीच में लेके आना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हम इसका ग्राफ बनाना है तो इसको यहाँ से उठाएंगे और अपन यहाँ ले आएंगे 0 से 1 के बीच में। अब उसके बाद में आपको पता है लेफ्ट पॉइंट इंक्लूडेड होता है, राइट एक्सक्लूडेड होता है, तो उस तरह से आप लिखते जाओ उसको, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। लेकिन अगर मैं इसको एज ए फंक्शन की तरह डिफाइन करूं, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, e की पावर x है, e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने उसको 1 से नीचे खिसका दिया, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 2। सिमिलर टू दिस, जो भी इंटीजर वैल्यू ले रहा है उसका प्रीवियस इंटीजर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये वैल्यू ले रहा है 2 से 3, तो आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो e की पावर x माइनस 2, इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ। बट मेरे हिसाब से इनके ग्राफ आते नहीं है जनरल, मैंने कहीं देखा नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए कैसे बनाना। अब जैसे अपने को ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, तो हम वही करेंगे, जहां पे भी y की वैल्यू 1 है पहले उसको मार्क करेंगे। तो अब ये तो बहुत इजी है, क्योंकि y की वैल्यू 1 यहाँ पे, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, ये हमने मार्क कर लिया। अगर 2 sin x होता तो यहाँ पे कहीं y की वैल्यू 1 होती, वो अपन मार्क करते। तो जो भी y की वैल्यू 1 है आप वो मार्क करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है वो तो रहेगा ही, 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है वो तो रहेगा ही। तो अगर मैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाऊंगा, तो ये यहां से लेकर के ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, यहां से लेकर के ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमें पता है इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा हॉलो। तो ये यहां से लेकर ये ग्राफ, यहां से लेकर ये ग्राफ यही रहेगा, ये पॉइंट होलो आएगा। जब भी ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वैल्यू इंटीजर हो जाती है तो आंसर आता है 0। तो जब भी sin x 1 हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ होना चाहिए। अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है, तो अब अगर अपन इसको देखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पे है, -1 से 0 के बीच में। तो मैंने आपको क्या बोला, जो भी ग्राफ है उसको पकड़ के आपको 0 से 1 के बीच में लेके आना है। तो इसको यहाँ से उठाओ और 0 से 1 के बीच में खींच दो। करना तो अपने को यही है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे जब अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अब कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है नहीं करना है, बस अपने को इतना ही ध्यान देना है। जहां पे इंटीजर है, यहाँ पे क्या -1, तो यहाँ पे इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, सही बात है। और यहाँ पे क्या है, दैट इज ये 0 है। हाँ, तो यहाँ पे अपने को डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, यहाँ दिख रही है। तो sin x की वैल्यू जब 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0 होगा, तो यहाँ पे हॉलो आएगा और यहाँ पे हॉलो आएगा। ऑब्वियसली 1 तो वैल्यू वो लेता ही नहीं। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, आपको सिर्फ उठा के यहाँ पुट करना है। और अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी होगी तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तो प्रीवियस इंटीजर क्या है, -1। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे sin x में से प्रीवियस इंटीजर हटाएंगे। प्रीवियस इंटीजर क्या है, -1। तो अगर मेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी है, दिस इज नथिंग बट sin x प्लस 1। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जैसे ये है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, तो इसमें भी वही करेंगे, y की वैल्यू जो 1 है उसको मार्क करेंगे, उसके ऊपर तो अपने को जाना ही नहीं है। तो सपोज y की वैल्यू 1 मार्क कर ली मैंने, ये तो जहां पे y की वैल्यू 1 तक है वो ग्राफ तो वही रहेगा। तो यहां से लेकर के ये ग्राफ और यहां से लेकर के ये ग्राफ तो रहना ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जब y की वैल्यू 2 हो जाएगी, नेक्स्ट इंटीजर वही है, तो जब 2 हो जाएगा तो अपने लिए ये पॉइंट हो गया, ये रहा। तो आप 1 के लिए पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस वैल्यू विल बी 1। 2 के लिए पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी √2।
तो अब आपको पता है क्या करना है, इसको उठाएँगे यहाँ से नीचे ले जाएँगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अगर आप अपने को आगे और भी बनाना होता, सपोज़ यहाँ पे 3 पॉइंट होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे अपना x हो जाता √3, फिर हम इसको यहाँ से उठाते और नीचे ले जाते, तो अपना ग्राफ आ जाता है ये। तो इस तरह से ये अपने ग्राफ हो जाएँगे। और अगर अपने को इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो आपने क्या किया, 1 से 2 के बीच में वैल्यू थी, तो इसकी इक्वेशन आएगी y = x² - 1। और अगर अपने को इसकी लिखनी है, तो 2 से 3 है, प्रीवियस इंटीजर 2 है, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे x² - 2। तो ये इसके ग्राफ हो जाएँगे। इस तरह से आप इसके ग्राफ बना सकते हैं। ये राइट में बनाया, ऐसे लेफ्ट में बनाना है, ऊपर से ग्राफ को खींच के 0 से 1 के बीच में लाना है। अब क्या होता है कि अब इस वाले ग्राफ में क्या है, इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे सपोज ये क्वेश्चन आ जाए 0 से लेकर के 2 पाई तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे कर सकते हो, 0 से लेकर के पाई तक तो आप बोलोगे जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है वही होगा। ये बोल सकते हो, आपको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से पाई/2 से पाई, क्योंकि पाई/2 पे क्या है, एक हॉलो है, डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आएगा, लेकिन एक पॉइंट से जो है इंटीग्रेशन में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा, दिस प्लस दिस। और अगर आपको आगे चलना है तो आपको ये चलोगे, तो उसके लिए अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप ये बोलोगे पाई से लेकर के 2 पाई तक अगर आप इंटीग्रेट करेंगे साइन ऑफ x + 1 का, तो वो आंसर आपका आएगा। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए जो भी आपसे पूछा गया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx रहता है, मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx की टर्म्स में क्यों नहीं सोचता हूं इंटीग्रेशन में, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर हमेशा x की टर्म्स में आता है। या तो x आएगा, या x - 1 आएगा, या x + 1 आएगा, या x - 2, या x + 2, इस तरह से वैल्यूज चलती है। तो वो x की टर्म्स में आंसर आता है, और जो भी आंसर x की टर्म्स में आता है उसको आगे फिर इंटीग्रेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा बाद में अभी, कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx का क्वेश्चन है तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx में चेंज करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी। दैट विल ओनली गिव ए कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन ईजी होता है। मतलब मैं इस डायरेक्शन में ऐसे सोचता हूं, उसको समझना आसान है। अगर आपका क्वेश्चन फंक्शन के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर फंक्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से हम उसको फिर वहां पे करेंगे सॉल्व। अब एक मैं यहाँ ग्राफ और बता देता हूँ, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर y = x बताया था, वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y = fx का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे अब देखो, लेफ्ट में फ्रैक्शनल पार्ट y है, तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी। तो ये राइट साइड में जो fx है, हम इसका ग्राफ सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही बनाएं। जब भी fx की वैल्यू 0 से 1 होगी, वहीं तक अपने को ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज हमें ग्राफ बनाना है इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y = x। इसका ग्राफ पहले मैं बताता हूँ कैसे मैंने बनाया। इसका ग्राफ हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाया था, तो मेरे को अगर ग्राफ बनाना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y = x, शॉर्टेस्ट वे होता है इसका ग्राफ बनाने का कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दो। इसमें इस वाले ग्राफ में क्या था, यहाँ y था और यहाँ x था। और अगर इसका ग्राफ बनाना है तो आपने क्या किया, y और x को इंटरचेंज कर दिया। तो आप इसकी एक्सिस यहाँ पे चेंज कर दो। लेकिन अब ये ग्राफ, यहाँ x है और यहाँ y है, इस तरह से ये बनाया हमने ग्राफ। लेकिन ग्राफ ऐसा दिखता नहीं है, तो ग्राफ तो अपने को यूं चाहिए है। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे y होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे इधर। इसको अगर मैं यूं रोटेट कर दूं, तो ये आ जाएगा यहाँ y और ये आ जाएगा यहाँ x। फिर मैं इसको यूं रोटेट कर दूं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। उसके हिसाब से आप इसको रोटेट करते हुए चलोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर आप इसको यू रोटेट करोगे 90 डिग्री से, तो ये वाली जो लाइन है कुछ ऐसे आ जाएगी, यूं यूं यूं। फिर आप इसको यू फ्लिप करोगे तो ये वाली लाइन्स आपकी यूं आ जाएगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पे ये मैंने बनाया वैसे ही। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो मैं इस तरह से सोचता कि x की वैल्यू 0 से 1 है, तो x को हम फिक्स कर देंगे, ये 0 हो गया, ये 1। उससे आगे तो अपने को जाना ही नहीं है। तो ग्राफ बनेगा यहीं पे, इसके आगे नहीं बनेगा। और सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे y = x का। तो y = x ग्राफ बनेगा ये। दिस इज द ग्राफ। अब हमें पता है ये y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y है, तो y की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, तब इसको हम y लिखेंगे। तो अब सेम ग्राफ ऊपर जाना है तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक है। अब ये y की डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y है। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, नीचे भी है। तो यही ग्राफ मैं यहाँ बना रहा था, तो ऐसे भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग्स। अब मैं आपको बता रहा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y = fx। तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y = sin x का बनाना है, तो sin x ग्राफ अपने को पता है। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू ये हमेशा 0 से 1 के बीच में है। तो अगर अपने को इसको ग्राफ बनाना है, तो हम यूं बोलेंगे कि sin x की वैल्यू फिक्स हो गई 0 से 1, उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो हम इसमें सिर्फ वही पोर्शन ऑफ ग्राफ बनाएंगे जिसमें sin x 0 से 1 के बीच में। तो हम यूं बनाएंगे ग्राफ, ये रहा sin x 0 से 1, और यूं बनाएंगे ग्राफ, और ऊपर वाला जो पॉइंट अपन ये छोड़ देंगे, यहाँ पे हॉलो है। सिर्फ ये ग्राफ बनाएंगे, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो अपन नहीं बनाएंगे। दिस विल वी विल नॉट मेक, क्योंकि हम वही x की वैल्यूज ले सकते हैं जिसके लिए sin x 0 से 1 होगा। तो उतना ही ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ बनेगा 0 से पाई में, फिर 2 पाई से 3 पाई में सेम बनेगा। ऐसे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे आप इसका ग्राफ बनाएंगे। एक और सिंपल फंक्शन लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y = x²। तो y = x² का ग्राफ ये बनाएंगे। अब हमें पता है कि जो x² है, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेगा। अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेगा, तो मतलब x - 1 से +1 होना चाहिए। तो हम उसी हिसाब से वैल्यू देखेंगे। तो x² की वैल्यू 1 से ज्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा सपोज 1। तो इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उससे तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ये ग्राफ तो अपन ले ही नहीं सकते। 1 को जैसे ही क्रॉस किया वहां पे तो क्या गड़बड़, ये ग्राफ अपन लेंगे।
अपन सिर्फ ग्राफ लेंगे नीचे वाला, और 1 पे भी क्या आएगा, हॉलो आएगा, क्योंकि 1 तो वैल्यू हो नहीं सकती। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हम इसके ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारे ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट का। अब हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन किस तरह से होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की, ग्रेटेस्ट इंटीजर की। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब कौन से वाले ग्राफ की बात करो? सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू sin x प्लस 1। फ्रैक्शनल पार्ट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। तो ये पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है, राइट साइड की वैल्यू जो है, ये क्रॉस कर जाएगी 0 से 1। तो नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर इसका ग्राफ बनाओगे sin x प्लस 1 का, तो आप उस तरह से देखो कि ये वाली जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है, उसमें अगर आप प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 से 2 के बीच में, आया ना? और अपने को ग्राफ चाहिए 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में बनेगा ग्राफ। sin x प्लस 1 के ग्राफ का मतलब है जो sin x का ग्राफ है उसको आपने क्या किया, 1 से उठा दिया। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा 1 से, तो मेरा sin x प्लस 1 का ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं sin x प्लस 1 का ग्राफ बना रहा हूं तो कुछ ऐसे बनेगा, जो 0 वाला है 1 पे आ जाएगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहां तक आएगा, फिर ये यहाँ पे ये ग्राफ। तो अगर अपन उसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो उसके केस में क्या होगा, हम सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे 0 से 1 का, ये ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो उसमें ग्राफ पाई से 2 पाई में बनेगा, 0 से पाई में नहीं बनेगा। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? तो इसमें बस ये ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यूज क्या ले सकता है, उसके हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हो। तो अभी बस ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं वापस। तो एक बार मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो वापस से आप ज्वाइन कर लेना, और वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट। हाँ बोलो। सो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू sin x है वो रिपीट होते जाएगा 2x हाँ 2 हाँ के हाँ बाद। हाँ हाँ हाँ, हमें सिर्फ वो पोर्शन ग्राफ का लेना है जो 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेता है, तो आगे रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले देखते हैं, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन वाला पार्ट। तो हमने मॉड्यूलस ऑफ लीनियर फंक्शन देखा था, और मॉड्यूलस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन अपन कैसे करते हैं डिफाइन, अपन एक बेसिक इस तरह से डिफाइन किया था। अब जो भी क्वेश्चन आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हो, नहीं याद रखना है तो ग्राफिकली आपको क्लियर होना चाहिए हमने क्या डिस्कस किया था। तो जैसे मैं मॉड ऑफ एक्स डीएक्स की बात करता हूँ, -b से a इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपने को उसका ग्राफ पता है, -b से a में कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है आपको ये एरिया इवैल्यूएट करना है, दिस प्लस दिस। तो ये एरिया आप इवैल्यूएट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब भी स्ट्रेट लाइन रहता है एरिया आप जनरली इवैल्यूएट करिए नॉट इंटीग्रेशन से, रेदर देन बाय ट्रायंगल का जो एरिया है, या रेक्टेंगल या स्क्वायर या फिर ट्रेपेजियम का जो एरिया है उससे। तो ये एरिया निकालेंगे तो बेस भी a है, हाइट भी a है, हाफ a मल्टीप्लाइड बाय, तो ये वाला एरिया आ जाएगा दैट इज a स्क्वायर बाय 2, और जो लेफ्ट वाला एरिया है वो आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल एरिया है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2, तो ये यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कभी भी दिखता है मॉड ऑफ एक्स, अब एग्जाम में क्या है कि मॉड ऑफ एक्स करके क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाएगा वो इस तरह से लिख देगा मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन, या वो इस तरह से लिख देगा 3 लीनियर फंक्शन। अब इस तरह के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो जे मेन में आते हैं। इस तरह के छोटे क्वेश्चन जे एडवांस में आने के चांसेस कम है, अंटिल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी आ जाए। और दिस इज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसमें कुछ पार्ट में आपको ये वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को आपको आगे यूज करना है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया फटाफट कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा आपको एग्जाम में वहां पे हेल्प मिलेगी। तो हम ध्यान रखेंगे जब भी मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो आपको इसको पहले कैसे करना होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी लीनियर फंक्शन है उसको डी पुट करना है। अब ये चीज यहाँ पे नहीं, इंटीग्रेशन में बहुत जगह ये काम में आती है। कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखता है आपको और सेम फंक्शन रिपीट होता हुआ आपको बारी बारी दिखता है, विच इज ए वेरी कॉमन थिंग इन इंटीग्रेशन, नॉट इन इंटीग्रेशन इवन इन लिमिट्स आल्सो। तुमने अगर सपोज अभी इस बार का जो जेईई का क्वेश्चन आया था उसमें एक इनवर्स फंक्शन पे मैंने एक लिमिट का क्वेश्चन देखा था, तो उसमें कुछ कॉस इनवर्स समथिंग करके रिपीट कर रहा था, ऊपर भी वो था नीचे भी वो था। तो कभी भी कोई लिमिट का भी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, कोई भी एक एक्सप्रेशन रिपीट करता है तो आपका यही होना चाहिए कि आप उसको टी पुट कर दो, दैट शुड बी द स्टार्टिंग थिंग। ताकि क्योंकि क्या होता है वो जो बड़ा सारा एक्सप्रेशन होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप टी पुट करके उसको आप हटा देते हैं, दैट शुड बी द वे। और इंटीग्रेशन में स्पेसिफिकली अगर लीनियर फंक्शन कितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है, ऐसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन तुम्हें जेईई में दिखेंगे बड़ा सारा एक्सप्रेशन है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे लीनियर फंक्शन को टी पुट करके स्टार्ट करना चाहिए। तो ये चीज सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पे भी लीनियर फंक्शन आएगा, मॉड के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, मैं हमेशा इसको टी पुट करके सॉल्व करता हूँ। तो अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन इसको मैंने टी पुट किया तो अपने को ये पता है कि 2dx आ जाएगा dt। तो अब अपने को नई लोअर और नई अपर लिमिट निकालनी होती है, तो अपने को पता है कि जब भी टी पुट करेंगे तो नई लोअर लिमिट क्या आएगी, x को 0 पुट करोगे तो आएगा -3, 5 पुट करोगे तो आएगा 7। तो ये यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ t, dx की जगह आ जाएगा dt/2। तो अब मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 तो आएगा ही, और मुझे पता है लोअर लिमिट स्क्वायर प्लस अपर लिमिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 2। ये चीज यहाँ पे काम आ जाएगी, इस तरह से मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अब सपोज ये क्वेश्चन है
तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिखते हैं 3 पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिखते हैं 3 पार्ट्स, 3 जगह मॉड लगे हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दीज़ आर 3 क्वेश्चंस। तो मैं इनको तीनों को अलग-अलग सॉल्व करूँगा। एक बार इसको टी पुट कर दूँगा, एक बार इसको मैं पी पुट कर दूँगा, या जेड पुट कर दूँगा, और एक बार मैं इसको पुट कर दूँगा, सेपरेट 3 क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करूँगा। इसको मैंने सपोज यू पुट कर दिया। तो अब एक क्वेश्चन ये है, तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से क्योंकि dx इक्वल टू dt। तो जो पहला क्वेश्चन बनेगा, अगर इसको टी पुट किया है तो लिमिट आएगी -2 से 3, और ये आएगा मॉड ऑफ टी dt। तो अब इसका आंसर पता है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे -3 से 2 है, तो ये वाली इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा -1 से 4, ये आएगा, और ये आएगा मॉड ऑफ z dz। और ये वाला तीसरा इंटीग्रेशन जो आ जाएगा x-1 है, तो ये आ जाएगा -4 से लेकर के 1, तो ये आएगा मॉड ऑफ u dt। तो अब आप इनको इवैल्यूएट कर सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2। ये ईज़ी तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकली भी मैंने बताया था आपको, उसको फटाफट कर सकते हैं। बट आपको अब ये लग रहा होगा दिस इज ईजियर, अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान है, तो आप ये क्वेश्चंस में ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत फटाफट इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो सिंगल मॉड्यूलस में अगर लीनियर फंक्शन है, तो रिजल्ट ध्यान रख के आप इस तरह से इस डायग्राम के साथ ध्यान रखेंगे और इसको टी पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सपोज अपना क्वेश्चन है 2 मॉड्यूलस का, एक के अंदर एक मॉड्यूलस, तो इसका एक तरीका तो मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राफ बना लो। दूसरा तरीका क्या है, इसको डिफाइन करने का। डिफाइन करने वाला तरीका मैं इसलिए भी बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था तुम्हें, जिसमें मॉड के साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी था। तो अगर ये क्वेश्चन सपोज ऐसा आ जाएगा ना, x-1 और यहाँ पे x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा होगा, तो हमें यहाँ पे इसको सोचने में प्रॉब्लम होगी कि इसको अपन कैसे करें। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे करना है। बट इसीलिए हम इसको डिफाइन करना आना चाहिए, क्योंकि मॉड के साथ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है, तो डिफाइन करके ही सॉल्व करना ईजी रहता है। और अगर सिर्फ मॉड है तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो डिफाइन हम कैसे करते हैं, मॉड के अंदर मॉड है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं अंदर वाले मॉड्यूलस का। तो इसका अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो इसका क्या आएगा, दैट इज x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान ये रखेंगे, ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, तभी वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि अपनी जो नंबर लाइन है 0 से 2, उसी के बीच में इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट 1 लाई कर रहा है यहाँ पे। अगर सपोज इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 नहीं आता, इसका क्रिटिकल पॉइंट होता सपोज 3, x-3 लिखा होता, तो कई बार क्या क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे भी लिखते हैं, मॉड ऑफ x-3 क्रिटिकल पॉइंट 3। क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो वो 0 से 2 के बीच में नहीं, वो यहाँ कहीं है, राइट साइड। अगर वो राइट साइड में है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन लेफ्ट वाले पोर्शन में है, तो लेफ्ट वाले पोर्शन में इसकी वैल्यू हमेशा या तो नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। तो उसके केस में आप ये मॉड हटा सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट अगर लोअर से अपर लिमिट के बीच में है, तभी वहां पे मॉड की डेफिनेशन चेंज होगी, लाइक साइन उसका चेंज होगा, या प्लस या माइनस। फिर मैंने बताया था 1 के आगे आप इसको लिखेंगे प्लस से, 1 के पीछे आप लिखेंगे इसको माइनस से, तो यहाँ प्लस से लिख लिया या माइनस से लिख लिया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, -2x + 1। सिंप्लीफाई कर लिया, ध्यान रखेंगे ये 0 से 1 के बीच में है, इसके आगे लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1। तो 1 का इंटीग्रेशन 1 से 2 में तो आप आसानी से कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, तो इसको अभी मैंने आपको बताया कि इस वाले पोर्शन को हम मान लेंगे p, और उसका भी अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो बिना ग्राफ बनाए। तो ऐसे भी आप इनको ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। अब ये चीज देखो यहाँ काम आई है, ये इसमें तो डेफिनेटली काम आएगी। अगर सपोज इस तरह से क्वेश्चन होगा ना, तो हम इस तरह से अगर डिफाइन उसको कर लेते हैं, तो बाद में इसकी कैलकुलेशन करने में जो मैंने पिछला रिजल्ट बताया है, वो काफी यूजफुल हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने होते हैं, तो एक क्रिटिकल पॉइंट अपने को दिख रहा है 1, लेकिन वो तभी काम आएगा जब मॉड के अंदर पूरा का पूरा क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो जैसे मैं यहाँ पे x = 1 बना रहा हूँ, ये अपना x = 1 हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट। फिर आप दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, इस पोर्शन को 0 करके, दैट इज मॉड ऑफ x-1 = x। इसको 0 करके करोगे तो दूसरे क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। तो इससे आएगा x-1 = -x, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा हाफ। अगर मैं माइनस साइन से ओपन करूंगा, प्लस साइन से ओपन करोगे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि x-1 = x, x से x कैंसिल, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा नहीं। तो इसमें सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट नेक्स्ट आएगा हाफ। तो मैं नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ, दैट इज हाफ। अब मैंने तुम्हें इसका डायग्राम बनाना बताया था लास्ट क्लास में, कि हाफ पे वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 आएगा, तो एक पॉइंट तो अपने को ये पता है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट, इसमें अगर कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है। 1 पे वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे अपन 1 मार्क कर लेते हैं, दिस इज आवर 1। ये मार्क कर लिया हमने यहाँ पे 1। अब अपने को पता है इन दोनों को तो ज्वाइन करना ही है, तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो आएगा ही, हाफ से लेकर के 1। अब अपने को 0 से 2 पे चलना है, तो 0 और 2 पे और वैल्यू निकालना। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 0 पुट करोगे तो 1 ही आने वाला है, तो ये ग्राफ आएगा यहाँ से लेकर के 1। फिर 2 पे वैल्यू निकाल लो, 1 पे वैल्यू निकल गई, 2 पे निकालोगे तो 2 - 1 इज 1, 1 - 2 इज ऑल्सो 1। तो अपने को यहाँ दिख रहा है, एक मिनट, हाँ 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 1, हाँ 1 ही आएगा। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है 1 पे वैल्यू 1 है, नेक्स्ट वैल्यू अगर अपन निकालेंगे 2 पे, फिर अपना 2 पे वैल्यू कितनी आ रही 1। तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये कांस्टेंट लाइन ही बन सकती है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी कि दोनों पे वैल्यू सेम। तो अगर मुझे यहाँ पे आंसर निकालना है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये वाला एरिया
और ये वाला एरिया, इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास मॉड के अंदर मॉड है, अगर लीनियर फंक्शन है तो डिफाइन करके भी कर सकते हैं। डिफाइन करने वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ अगर क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, उसमें भी काम आएगा। अगर सिर्फ मॉड के अंदर लीनियर है किसी भी तरह से, तो आप ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, जो भी हमने सीखा था पिछली क्लास में। अब हम आगे चलते हैं। मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन। मॉड के अंदर अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको जनरली हम डिफाइन करके ही सॉल्व करते हैं। मॉड के अंदर अगर कोई और फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन लीनियर के अलावा, अगर एफ लिखा हुआ है, तो इसका अपना सबसे पहले स्टेप क्या होता है? सबसे पहले स्टेप होता है हम एफ को करते हैं इक्वल टू 0, फिर निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स होती है वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पे मॉड अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। तो ये वैल्यूज ऑफ एक्स अपन निकाल लेते हैं। ये वैल्यूज ऑफ एक्स फिर चेक करते हैं लोअर से अपर लिमिट के बीच में है नहीं। जैसे अगर आप इसके केस में निकालेंगे तो इसके फैक्टर 2 और -1 है, तो हम नोटिस करेंगे -1 इसके बीच में है, 2 तो इसका एंड पॉइंट है, तो इसके केस में क्रिटिकल पॉइंट -1 ही है। 2 तो आगे हम जब क्रॉस करके जाएंगे तब वहां आएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे डिफाइन। -1 से 2 में इस मॉड को कैसे ओपन करेंगे विद, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पता होगा कि इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। आप एक वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव साइन से ओपन कर लिया, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे -1 से 2 यहाँ इंटीग्रेट और -2 से -1 यहाँ इंटीग्रेट, और दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। अब मॉड के अंदर जब भी क्वाड्रेटिक होता है ना, इसका फायदा ये होता है कि आपका इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन सेम बनेगा। ये देखो यही है, ये देखो यही एक्सप्रेशन बनेगा। सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक के आगे नेगेटिव साइन है और एक के आगे पॉजिटिव है। तो एग्जाम में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो दो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको अलग निकालेंगे इसको अलग निकालेंगे, नहीं। तो अब अगर हमें ये करना है तो मैं एक ही इंटीग्रेशन करूंगा, दैट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी करूंगा। तो अब मैंने देखो क्या प्रॉपर्टी लगाई। अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अगर a से b इंटीग्रेशन होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स b टू a लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाई है। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो माइनस साइन था इसको हमने रिवर्स कर दिया यहाँ पे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको एक ही इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ही इवैल्यूएट करना है। अब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का जो भी इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा, सपोज ये जो इंटीग्रेशन है इसको अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको सपोज मैं लिख देता हूँ दैट इज कैपिटल Fx। सपोज दिस इज द वैल्यू व्हिच यू विल गेट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कैपिटल F ऑफ -1 माइनस कैपिटल F ऑफ -2। देखो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। यह आएगा, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कैपिटल F ऑफ -1 माइनस कैपिटल F ऑफ। अब आपको पता है ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, मैं ऑलरेडी लोअर लिमिट अपर लिमिट साइन चेंज करके चेंज कर सकूं। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से अपने को देखा आंसर आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ -1 माइनस f ऑफ -2 माइनस f ऑफ, ये आंसर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका तो आ रहा है 2 टाइम्स और इन दोनों की वैल्यू आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन एक बार करना है, दो बार करोगे प्लस माइनस में गलती मत करना। इस तरह से अगर आप चलोगे तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस कम है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये हो गया हमारा मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक। अब मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक में इस तरह से हमने फैक्टर डिफाइन करे, इसको आपको ऐसे सॉल्व कर लेना, ये आप क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, मॉड्यूलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक हमने देखा मॉड के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में क्या था, लीनियर के लिए अपने को पता है, क्वाड्रेटिक के लिए पता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x क्यूब माइनस एक्स। अब ये क्यूबिक फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इसको इक्वल टू 0 करना है और सॉल्व करना है। तो उससे आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज 0 -1 और 1। फिर जो भी आपका इंटीग्रेशन है दिन वैल्यूज के बीच में, उसमें आप उसको ब्रेक करके डिफाइन कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे sin x है, cos x है, tan x है, इनके ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं ना, स्पेशली sin cos tan, इनके ग्राफ सबसे ज्यादा काम आते हैं। tan के साथ cot भी काम आता है। sec और cosec पे जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मॉड और मैंने देखे नहीं है, बट ये बेसिक ग्राफ सबको पता होने चाहिए। अब ये हमारा sin x का ग्राफ है, तो अब हम अगर यहाँ देखेंगे मॉड ऑफ sin x का ग्राफ, तो मॉड ऑफ sin x का ग्राफ क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था जो भी sin x का ग्राफ होगा उसमें जो भी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मॉड लगाने से वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सिर्फ यही चेंज आने वाला है। अब इस ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये वाला एरिया। अगर हम sin x को इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के π/2, ये जो एरिया होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये भी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे अगर ब्रेक करूंगा तो ये भी वैल्यू 1 होगी और ये भी वैल्यू 1 होगी, ये चारों वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये काफी जगह काम आ जाती है। जो भी मॉड का क्वेश्चन होता है, अगर मैं उसका ग्राफ देख सकता हूँ स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो मैं ऐसे करता हूँ डिफाइन। मॉड के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी ग्राफ से मेरे को फायदा नहीं होता तो उसका ग्राफ नहीं बनाता, डिफाइन कर लेता हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं 0 से 2 पाई में मॉड sin x dx का आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1, ये आंसर आएगा 4। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, जो भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन है, कॉस है, tan है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर ध्यान रखेंगे फिर से मैंने आपको जो पहले बताया था लीनियर फंक्शन, ये क्या है, जैसे मॉड के अंदर अपन ने लीनियर था ना ax + b, तो इसको अपन ने टी पुट किया था, तो जैसे यहाँ पे लीनियर है तो इसको आपको टी पुट करना है। हमेशा हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे sin 2x लिखा हुआ है तो 2x को टी पुट करो, क्वेश्चन छोटा करो, sin टी पुट करो, क्योंकि sin t का ग्राफ समझना इजी है, वो हमें दिमाग में रहता ही है बाय डिफॉल्ट।
sin 2x में आप सोचोगे पहले कि इसका पीरियड आधा हो जाएगा, फिर उसमें हाफ में बनाओगे, उस तरह से आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, हो सकता है प्लस माइनस कुछ हो जाए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है पहले उसको मैं टी पुट कर देता हूँ, अगर वो लीनियर फंक्शन है तो। उसके बाद में मैं सोचता हूँ, तो अगर मैं इसको टी पुट कर दूंगा तो 2dx आ जाएगा dt। टी पुट करने में बस ये गलती मत करना, लोअर और अपर लिमिट आपको चेंज करनी। तो लोअर और अपर लिमिट चेंज करोगे तो ये 0 से 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि t इक्वल टू 2x है। और dx dt को पुट करेंगे, dx को पुट करेंगे dt बाय 2, तो ये मॉड ऑफ sin t। अब देखो ये अपने को वैल्यू पता है, मॉड ऑफ sin t 0 टू 2 पाई dt। ये वैल्यू कितनी होती है 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4/2। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सेम सिमिलर टाइप का जो डायग्राम होता है cos x में होता है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे cos x का डायग्राम बनाऊं, तो cos x का डायग्राम कैसा होता है ये भी मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने बनाया है cos x का डायग्राम। ये हमारा sin x का डायग्राम है, ये हमारा cos x का डायग्राम है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये वाला। इस एरिया पे जेई एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई में क्वेश्चन आया था। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो एरिया होता है, ये होता है sin x और cos x के बीच में। बहुत इजी होता है इसको इवैल्यूएट करना। ऊपर अपना cos x है, नीचे अपना sin x है, तो आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। cos x माइनस sin x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4, क्योंकि ये वाला पॉइंट अपना क्या है जहां इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज π/4। और ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगी √2 ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे हम एक दूसरा एरिया डिफाइन कर सकते हैं। जो दूसरा एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये वाला है, दैट इज दिस वन, ये जो नीचे दिख रहा है डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये वाला जो एरिया अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये वाला एरिया कितना आएगा, टोटल हमें पता है 1 होता है। 1 में से अगर √2 - 1 हटाओगे तो क्या आएगा, 2 - √2। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ये वाला एरिया कितना होता है, और इन दोनों का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ये रेशियो कितना आएगा, 2 - √2 का आप लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1। तो आपको यहां मिलेगा कि ये जो डॉट डॉट वाला एरिया है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। तो अब ये एरियाज कौन से हैं, ये वाला एरिया है sin x cos x और y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया। ये वाला एरिया है sin x cos x और x एक्सिस के साथ बाउंडेड वाला एरिया बिटवीन 0 टू π/2। तो इन दोनों का जो रेशियो है √2 होता है। अब ये एरिया आगे भी आते हैं देखो, तो अगर ये वाला एरिया यहां मेरे को दिख रहा है तो सेम एरिया ये है, ये वाला भी वही एरिया है। तो अगर मैं यहां बोलूं, तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूंगा तो ये वाला एरिया भी वही है, और अगर मेरे को ये लिखना है तो ये डॉट डॉट वाला एरिया वही है, ये वाला। तो इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन बनाया जाए तो सेम एरिया क्या है फिर वो आगे रिपीट करते रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम ये डिफाइन करेंगे तो ये वाला एरिया भी सिमिलरिटी से ये वाला भी वही। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये एनसीईआरटी के अंदर भी अपने को एज ए क्वेश्चन की तरह दिया होता है कि आप इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो। वो क्वेश्चन इजी लगता है, बट इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जेईई में 2 बार आए। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ सकता है कि एरिया बाउंडेड का रेशियो या इसको यूज करके, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन जो जैसे कॉलम मैच कराने वाला होता है, तो उसमें दैट विल बी द ईजियर ऑप्शन टू कैलकुलेट। अब मैं बाकी एरिया डायग्राम डिस्कस कर लेता हूँ। मॉड y = sin x, अगर इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन या कुछ एरिया का क्वेश्चन आए तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था मॉड y है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस का मतलब x एक्सिस से हमने इसको काट दिया तो ऊपर ग्राफ बनाएंगे, नीचे वाला नहीं बनाएंगे। और जैसा ग्राफ ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। तो जैसे हमने इसको काटा बीच में से, ऊपर की तरफ ग्राफ कैसा बनेगा sin x का, आप उस पे फोकस करना। sin x का ऊपर की तरफ ग्राफ होता है, ध्यान रखेंगे नीचे वाला पोर्शन नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला ही बनाएंगे। ऊपर वाला पोर्शन है ये। जो नीचे वाला पोर्शन था वो यहाँ बनेगा, वो हमने हटा दिया, यहाँ बनेगा वो हमने हटा दिया। और मॉड y = sin x का मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो जैसा पोर्शन ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। ये अपना इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ अपन ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें कुछ भी आ जाए, इंटीग्रेशन एरिया, एरिया बाउंडेड बिटवीन 0 टू अगर बोल देता है, तो अगर इसमें तुम नोटिस करोगे तो इसका पीरियड देखो पाई है। तो अगर आपको बोलते एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन 0 टू 1000 पाई, तो अब हमें पता है 0 से 2 पाई के बीच में कितना होता है, दिस इज 4। मैंने आपको बताया एरिया 1 1 1, दिस इज 4। ये सारे एरिया 1 है। एरिया बाउंडेड 0 से पाई में, 0 से 2 पाई में 4 है, तो 0 से 1000 पाई में कितना होगा, 500 टाइम्स। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन ने सपोज बनाया y = sin ऑफ मॉड x, तो मॉड x है यहाँ पे। हाँ, किसी ने पूछा भाई कि नेगेटिव साइड की वैल्यू माइनस में लेंगे ना। हाँ, तो देखो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं कर रहा। क्वेश्चन में एरिया लिखा होता है ना, जैसे लिखा हुआ है इसका एरिया डिफाइन करो, एरिया बाउंडेड डिफाइन करो। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन 0 टू पाई। तो एरिया बाउंडेड होता है, बाउंडेड एरिया का मतलब होता है चारों तरफ बाउंड्री होती है जिसके, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो एरिया की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे। एरिया की अगर आप बात करोगे तो ऊपर वाला एरिया भी 1 1, नीचे वाला भी 1 1, पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेंगे उसको, ठीक है। इंटीग्रेशन बोलोगे यहां से यहां तक वो 0 आएगा, बट वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग, वी आर जस्ट डिफाइनिंग द एरिया। अब अगर हम बोलते हैं साइन ऑफ मॉड एक्स की बात करते हैं, तो साइन ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स पे मॉड एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो हम ग्राफ बनाएंगे वाई एक्सिस के राइट साइड। वाई एक्सिस के राइट साइड में जो भी ग्राफ होता है वो आपको बनाना, ये रहा। और सेम जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो ये इसकी शेप होगी इस ग्राफ की। अब कैसे भी क्वेश्चन बनाया जाए, इसके साथ में कोई भी कर्व लेके एरिया निकाला जाए, कुछ इंटीग्रेशन बनाया जाए। अब अगर अपना ये है तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी होगा और एक्स एक्सिस भी होगा। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम किसमें बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि हमने इसको यहां से भी कट किया एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से भी कट किया, तो एक शेप बच गई, उसमें ग्राफ बनाएंगे। तो इस वाले में ग्राफ क्या बनेगा, साइन का वो ग्राफ बनेगा ऐसा, यू यू ऐसा बनेगा साइन एक्स ग्राफ। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो नीचे भी सेम ग्राफ बनेगा। अब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है तो इधर भी सेम ग्राफ बनेगा। अब डिफरेंस नोट करो ना, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस नोट करो। इसमें राइट साइड वाला तो इसका पोर्शन सेम है, जैसा इसका है वैसे इसका है, लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक चीज ध्यान रखेंगे तो उससे आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, फिर कैसे भी क्वेश्चन बनाया जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन के अंदर ध्यान रखेंगे मॉड है, लीनियर है, यहाँ मॉड ऑफ साइन 2x है, साइन ऑफ मॉड 2x भी हो सकता है क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2x को टी पुट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी आपको दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं बना दूं 0 से लेकर के 2 पाई साइन ऑफ मॉड ऑफ 2x, तो अब इसको ना ग्राफ से सॉल्व करना इजी है। ग्राफ से सॉल्व करना इसलिए इजी क्योंकि हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पहले 2x को टी पुट करेंगे, साइन 2x से ग्राफ नहीं बनाएंगे, 2x को टी पुट करेंगे, 0 से 4 पाई करेंगे, इसको मैं ये लिख लूंगा 0 से 4 पाई, और ये 1/2 आ जाएगा अगर dt में चेंज करेंगे तो। फिर साइन ऑफ मॉड ऑफ टी dt, फिर अब अपने को इसका पता है, ये रहा साइन ऑफ मॉड ऑफ टी, ये रहा। तो अब इसको 0 से 4 पाई में जो भी आपसे पूछा उस तरह से आप विजुअलाइज करेंगे और वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान अपने को रखना है, ये अपना कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम सोचते हैं जैसा भी क्वेश्चन होगा। तो मॉड के अंदर स्टैंडर्ड ग्राफ हो गए हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनके ग्राफ अपने को पता है, उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता है। इसके अलावा मॉड के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी फंक्शन, एनी रैंडम फंक्शन, इट कुड बी एनीथिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x sin pi x, तो इसको हमेशा हम डिफाइन करके ही सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना। वी ऑलवेज डिफाइन दिस फंक्शन, और डिफाइन हम कैसे करते हैं, डिफाइन करने का तरीका आप उसको सॉल्व करेंगे fx = 0। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि fx = 0 के लिए सॉल्व करना है जब जो x की वैल्यू है इसके बीच में है लोअर और अपर लिमिट -1 से 2, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको इसके बीच में सॉल्व करना है, सिर्फ ये आपको ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन आप भूल जाओ। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप x निकालेंगे, वो उसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया x sin pi x = 0, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो x 0 होगा या sin pi x 0 होगा। x 0 एक क्रिटिकल पॉइंट तो अपने को मिल गया। sin pi x कब 0 होगा, तो हमें पता है sin n pi 0 होता है। तो अब आप देख लो n होता है इंटीजर, तो -1 पे भी 0 होगा, एंड पॉइंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर किस पे होगा 0, 0 पे 0 होगा, और फिर 1 पे 0 होगा, और 2 पे 0 होगा। तो n पाई है, तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक्स एक्सिस, मैं हमेशा डिफाइन करके ऐसे ही करता हूँ, इट बिकम्स इजियर फॉर मी। तो जो एंड पॉइंट्स है वो तो आप मार्क कर लो, -1 से 2 अपने को जाना है। एंड पॉइंट पे तो इंटीग्रेशन में एरिया तो कुछ आता ही नहीं है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर के जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, 0 और 1, तो हम यहाँ मार्क कर लेंगे एक 0 और एक मार्क कर लेंगे 1। अब जब भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में भी, कि एक ही क्वेश्चन में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और मॉड भी है, तो एक बारी में आप एक को डिफाइन करो, दोनों को एक साथ मत करो। फिर जो दिया हुआ है ऐड करना है तो ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो। तो जैसे मुझे दिख रहा है x sin pi x, तो एक बारी में मैं x को डिफाइन करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में x का साइन देखूंगा, और फिर मैं साइन देखूंगा sin pi x का, और फिर उसका प्रोडक्ट का साइन। आप ऐसे कर सकते हो। तो किसी भी एक रीजन में आप देख रहे हो तो वहां पे आप उसके साइंस को डिफाइन करो कि वहां पे साइन उसका क्या है, x का साइन क्या है और इसका साइन क्या है, क्योंकि मॉड का साइन जो होगा वो उसी से खुलेगा। अगर हम इसको प्रोडक्ट का, अगर हमें साइन पता लग जाएगा क्या है, तो हम मॉड को उस साइन के साथ खोल लेंगे। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव से खोल लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव से। तो मॉड के अंदर साइन पता होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट का साइन क्या है। तो अब अपने को पता है ये 0 है, ये 1 है। तो अब हम x का साइन पता करते हैं। x का साइन तो बहुत ईजी है, 0 के आगे इसका साइन आएगा पॉजिटिव, 0 के पीछे इसका साइन आएगा नेगेटिव। अब मेरे को साइन पाई एक्स से प्रोडक्ट करना है। अब ये हो गया 0 से लेकर के -पाई। ध्यान रखेंगे पाई एक्स है, तो पाई एक्स का मतलब हो गया 0 और -पाई। 0 से -पाई में साइन पाई एक्स नेगेटिव होता है, तो यहाँ लगाएंगे नेगेटिव। 0 से पाई में क्या हो जाएगा, साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव।
फिर 1 से 2 हो गया, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में फिर साइन नेगेटिव। अब ये इसके प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा? प्रोडक्ट का साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है मॉड का साइन हटाएंगे और इसको पॉजिटिव साइन से ओपन कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? पॉजिटिव साइन से ओपन कर देंगे। फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको हम नेगेटिव साइन से ओपन कर देंगे। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पॉजिटिव है, तो मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसे करूंगा, इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 x sin पाई x dx। दिस इज व्हाट आई विल डू। इसको मैं ऐसे इंटीग्रेट करूंगा और 1 से 2 में किसको इंटीग्रेट करूंगा? -x sin पाई x dx। ध्यान रखना एग्जाम में जब भी ऐसा आता है सेम फंक्शन वापस आ रहा है, साइन नेगेटिव है, तो मैंने बताया एक को इंटीग्रेट करेंगे फिर लोअर और अपर लिमिट बाद में अप्लाई करो, नहीं तो इसकी लोअर और अपर लिमिट पहले चेंज कर लो और उस तरह से भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। f2 माइनस मैंने बताया 2 टाइम्स फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। -a से a है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 1। ये प्रॉपर्टी पता होगी तुम्हें, ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से 1 इसको इवैल्यूएट कर लो, सॉल्व कर लो, वैसे आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया मॉड वाला पार्ट। तो मॉड के अंदर अगर कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन आता है, हो सकता है यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, वो बड़ा सारा गंदा सा एक्सप्रेशन वहां पे आ सकता है। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा उसके हिसाब से उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। मॉड में स्पेसिफिकली फर्क पड़ता है साइन से, उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अब देखो उसके क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बना लो, इंटीग्रेशन में बना लो, किसी में भी बना लो। अगर तुम्हें डिफाइन करना आता होगा तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया मॉड्यूलस वाला पार्ट। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला और फ्रैक्शनल पार्ट वाला कवर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसके हमें बेसिक ग्राफ पता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसका पीरियड 1 होता है। तो इसका पीरियड 1 होता है तो हम इसके एरिया बोल सकते हैं। अगर मेरे को 0 से n इंटीग्रेट करना है, n अगर हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, नेचुरल नंबर सपोज, तो हम इसका वैल्यू बोल सकते हैं n टाइम्स 1/2 आएगा। क्योंकि 0 से लेकर के 3 का एरिया क्या होगा? 3 ट्रायंगल, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 0 से 4 मतलब 4 ट्रायंगल। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सेम ही ट्रायंगल जो है बारी-बारी रिपीट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट x की। ये इसलिए हम ध्यान रखते हैं क्योंकि मैं बाद में भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दोनों साथ में होंगे। उन क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड समेशन ऑफ सीरीज का एक्सप्रेशन लिख के। बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाता है, वो हम देखेंगे, उसमें भी इसको यूज करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ध्यान रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी भी लीनियर फंक्शन है, जैसे x लिखा है, उसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो हमेशा हम या तो ग्राफ की हेल्प ले लो आप, या फिर आप यूज करेंगे दैट इज चेंजिंग इट टू फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीग्रेशन इज सिंपल अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका पीरियड अपने को पता है। फ्रैक्शनल पार्ट 2x है तो भी वो चलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट 3x है तो भी वो चलेगा, क्योंकि उनके पीरियड्स सिंपल अपने को पता होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ kx है किसी भी क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही हम यूज करके सॉल्व करते हैं। तो अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x है, कोई भी लीनियर फंक्शन है 2x + 3 3x + 4 कुछ भी है, तो उसको आप पहले फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करो, फिर इसको दो इंटीग्रेशन अलग बनाओ। इसका अपने को पता है x²/2, तो n पुट करेंगे तो आएगा n²/2 और इसकी अपने को वैल्यू पता है n/2, तो आंसर आएगा nn - 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये n/2 है, ये nn - 1/2 है। आप अगर इसका रेशियो डिफाइन कर लेंगे तो n - 1 आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका रेशियो बताओ क्या होगा, दैट इज n - 1, वो आप निकाल सकते हैं। तो इसको हमेशा हम फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके करते हैं सॉल्व। अगर तुम इसके डायग्राम से समझोगे तो यहाँ देखो, अगर सपोज 0 से 3 इंटीग्रेट करना है तो आंसर क्या है? ये एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। तो 0 से 3 इंटीग्रेट करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो सम आएगा 0 + 1 + 2। 0 से 4 करोगे तो 0 + 1 + 2 + 3। तो इसी तरह से वहां पे एरिया आएंगे, क्योंकि इसके नीचे का एरिया ये आएगा, इसके नीचे का एरिया ये आएगा, इस तरह से वैल्यूज चलेंगे। तो 0 से n को आप इंटीग्रेशन को ये बोल सकते हो कि ये सम लिखा हुआ है 0 + 1 + 2 से लेकर के n - 1 तक का सम। अगर हम ग्राफिकली बोलेंगे तो वो भी nn - 1/2 ही आएगा। ग्राफिकली आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे, तो हम इस तरह से इसका वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी भी क्वेश्चन आता है एक लीनियर फंक्शन का, जैसे मैंने देखो यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x + 3। तो अगर आपको इसको इवैल्यूएट करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2x + 3 को आप पुट करेंगे टी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कभी भी मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन को टी पुट करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी सब्जेक्ट। तो इसको आप टी पुट करेंगे, फिर आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + 1, -4 + 3 -1, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt/2 आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके। तो फ्रैक्शनल पार्ट में ध्यान रखेंगे 0 से n तक ये वैल्यू है। अगर सपोज आपको इवैल्यूएट करनी होती वैल्यू दैट इज -2 से लेकर के
-2 से लेकर के सपोज 5 तक। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको ये काउंट करना है कितने पीरियड्स चले गए, मतलब ऐसे कितने ट्रायंगल आए होंगे, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो 0 टू 5 में आपको पता है 5 ट्रायंगल चले गए, 0 से -1 और -1 से -2 में 2 ट्रायंगल और चले गए। तो हमने बेसिकली क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है 5 + 2, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, दैट इज एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, हम ऐसे आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं। जैसे सपोज यहाँ पे वैल्यू होती -2.5 से लेकर के 5, सपोज एग्जांपल। तो इसमें भी आपको वही करना है, वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो हमेशा अगर ग्राफ के टर्म्स में सोचोगे इट विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू। क्योंकि एक चीज अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो 0 से 0.5 का जो एरिया है, नोटिस करो 0 से 0.5 में क्या एरिया, ये आएगा ट्रायंगल, और 1 से लेकर के 1.5 में भी वही ट्रायंगल आएगा, 2 से लेकर के 2.5 में भी वही ट्रायंगल आएगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको विजुअलाइज करता हूँ इस तरह से कि अगर मुझे -2.5 से जाना है दैट इज 5 तक, तो मुझे पता है -2.5 के बाद में -2 आएगा, फिर -2 से 5 में मुझे पता है 7 ट्रायंगल तो आएंगे, तो ये मेरा 7/2 आ जाएगा। अब मेरा सिर्फ ये रह गया कि -2.5 से लेकर के -2 तक जाऊंगा तो क्या आएगा। तो जो -2.5 है वो कैसे होगा, वो इसकी तरह ही होगा, यहाँ पे -2.5 होगा, अगर अपना यहाँ कहीं होगा -2.5, तो उसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा, उसके पहले इंटीजर आएगा -3 और इसके बाद में आएगा -2। तो अब अपने को दिख रहा है कि -2.5 से -2 जाएंगे तो दिस विल बी लाइक सिमिलर टू दिस एरिया। तो बस अब आपको ये सोचना है कि ये एरिया आपको इवैल्यूएट करना है। तो आप ये कर सकते हैं, टोटल एरिया 1/2 है, इसमें से छोटू एरिया सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में इसको इवैल्यूएट करने का हमेशा सोचता हूँ, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम, इट बिकम्स वेरी ईजी। इसीलिए जब आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कुछ इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन की आपने पढ़ी होगी कि ए से लेकर के ओके, थोड़ा लैग आ रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये वैल्यू तो अपन ने निकाल ली थी, ये वैल्यू अपन ने निकाल ली। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी भी लीनियर फंक्शन आता है तो लीनियर को टी पुट करेंगे, फिर उसके बाद में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने इसका आंसर निकाला। फ्रैक्शनल पार्ट में मैं आपको ये बता रहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जैसे 0 से n तो n/2 है। तो ये बेसिकली क्या है, n ट्रायंगल्स आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ लोअर और अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, -0.2 -2 से लेकर के 5। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का अगर डिफरेंस एक इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर है, जैसे 5 और -2 का डिफरेंस क्या है 7, तो 5 और -2 का डिफरेंस 7 है, इसका मतलब 7 ट्रायंगल्स आएंगे। आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, 0 से लेकर के 5 तक चलेंगे तो ऐसे कितने ट्रायंगल आएंगे, 0 से लेकर के 1 तक एक ट्रायंगल, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, 5 तक 5 ट्रायंगल्स आएंगे। तो जब मेरे को -2 से 5 दिखता है तो मुझे दिखता है 0 से 5 और -2 से 0, ऐसे मैं दो पार्ट्स में इसको विजुअलाइज करता हूँ। तो अगर मैं इसको -2 से 0 अगर उसको देखता हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि दो ट्रायंगल आएंगे, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे वैल्यू -2.5 से 5 है, तो फिर तो भी मैं इसको विजुअलाइज करता हूँ कि -2.5 के बाद का इंटीजर कौन सा है, -2। अब ये -2.5 भी हो सकता है, -2.3, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, उसके नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से अपने ट्रायंगल बनने चालू हो जाए। तो -2 से लेकर के 5 तक अपने को पता है 7 ट्रायंगल्स है, वो तो अपने निकाल लिया। तो अब इस इंटीग्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 7 ट्रायंगल तो हो गए, और अगर मैं इवैल्यूएट कर लूँ -2.5 से लेकर के -2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, अगर मैं ये इवैल्यूएट कर दूं और इसमें ये चीज ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैं इसको विजुअलाइज करने का सोचता हूँ। अब क्योंकि मुझे पता है कि सेम ही ट्रायंगल चलना है, यही तो चलता है, तो दो इंटीजर के बीच में ये लाइन ऐसे चलेगी, ये पीछे वाला इंटीजर, ये आगे वाला इंटीजर। तो मैं इसी ट्रायंगल में ये जो मैंने एक्स एक्सिस बनाया मैं इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूँ कि हमारी ये लाइन है, दिस इज प्रीवियस इंटीजर, दिस इज योर नेक्स्ट इंटीजर। तो जब मेरे को ये दिखता है -2.5 से -2, तो ये हमारा -2.5 यहाँ कहीं है, उससे पहले वाला इंटीजर क्या है -3, उसके बाद वाला इंटीजर कितना है -2। तो मैं उसको ऐसे विजुअलाइज करता हूँ, दिस इज आवर ट्रायंगल व्हिच इज बिटवीन -3 टू -2, ऐसे मैंने विजुअलाइज किया। अब इसमें अगर मैं ऐसे विजुअलाइज करता हूँ तो -3 से -2 है, तो मुझे जो -2.5 से 2 जाना है, मतलब ये एरिया निकाल। अब ये एरिया मैं -2.5 से 2 में निकालूं या मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में निकालूं, क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे पता है जो एरिया निकालना है वो ये एरिया यहाँ पे भी मैं निकाल सकता हूँ, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल 0 से 1 वाला। तो अब मुझे ये एरिया निकालना है तो मुझे पता है टोटल ट्रायंगल का एरिया हाफ है, उसमें से छोटू ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दो। ये छोटू ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, बेस हो जाएगा 1/2, हाइट हो जाएगी 1/2, तो ये वैल्यू आएगी हाफ 1/2 1/2, तो ये आएगा 1/8। तो हाफ में से अगर आप 1/8 सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो यही वाली जो वैल्यू अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो ये कितने आएंगे, हाफ माइनस 1/8। आप इसको ऐसे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो जस्ट विजुअलाइज करो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स, इट विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू। कभी भी कोई भी पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, भले वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसको आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। आपको ना कुछ करने की जरूरत, ना कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत, ना कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो इस तरह से लिखते हैं ना, देखो वो इस तरह से एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से nt होता है, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी fx dx, तो उसको हम लिख लेते हैं n टाइम्स 0 से t, अगर t उसका पीरियड होता है। तो ये मेरे लिए इजी है समझना, क्योंकि मुझे पता है एक पीरियड में जो आंसर आएगा ग्राफ का वही सेम रिपीट करते जाना है, तो n टाइम्स उसको कर देंगे। अब इसी को लेके वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कि अगर वो लिख लेते हैं a प्लस nt से लेकर के b प्लस nt, तो आपने पढ़ा होगा कि अब इसमें हम प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, a प्लस nt से b प्लस nt का मतलब क्या हो गया, इसको हम लिखते हैं a से b fx dx।
तो अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, n टाइम्स ऑफ पीरियड तक a प्लस एन टी का मतलब क्या होता है, एन टी के बाद में a आए। तो एन टी तक आप पहुंच गए, सपोज दिस इज योर एन टी, एन टी का मतलब कोई भी एक पीरियड तक पहुंच गए, उसके बाद में आप चले a, दिस इज योर एन टी प्लस a। और एन टी प्लस बी का मतलब क्या है, एन टी के बाद में आप ए चले थे, अब एन टी के बाद में आप चले बी। मैं हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की टर्म्स में विजुलाइज करता हूँ, कैसा भी फंक्शन हो, सब प्रॉपर्टी सब में पीरियोडिक में सेम ही रहती है। तो अब मुझे पता है एन टी प्लस ए से एन टी प्लस बी अगर मुझे जाना है, और अगर मैं पीरियड क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, ए और बी की जो वैल्यू है वो पीरियड से कम है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो आंसर इंटीग्रेशन ए से बी आएगा वही तो आएगा, यहां से लेकर के यहीं तक तो जाना है, तो ए से बी तक जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर जैसे सपोज ये लिखा हुआ ए से लेकर के ए प्लस एन टी, तो इट बिकम्स वेरी इजियर, क्योंकि मुझे पता है ए से लेकर के ए प्लस एन टी जाना है, तो ए आप फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की टर्म्स में सोचो, ए हमारा मान लो 0.5 और एक पीरियड उसमें ऐड कर दो, तो 0.5 से 1.5, तो आप यहाँ देख लो, यहाँ पे ये रहा 0.5, ये रहा 1.5, तो इतना ट्रायंगल और ये छोटा कंबाइन करके क्या बनेगा, एक जो ट्रायंगल का बनेगा वही बनेगा। तो अगर n टाइम्स में जा रहे हो तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से nt एफ एक्स डी। तो इस तरह से हम उसको विजुलाइज करके समझ सकते हैं। और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर सपोज इंटीग्रेशन में अगर सेम चीज यहाँ पे आ रही है एंटी एंटी, तो उसको हटा दो वो आंसर, सेम चीज ए और ए आ रही है उसको हटा दो ये आंसर, ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। बट मैं विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स। अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लीनियर फंक्शन, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लीनियर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफरेंट फंक्शन का देखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी स्क्वायर का जो डायग्राम है वो अपन ध्यान रखेंगे। टी स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टी स्क्वायर में चेंज होकर सॉल्व हो जाते हैं। इसका डायग्राम मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो मैंने बताया था कि जो भी फंक्शन होता है आपको उसकी हमेशा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो टी स्क्वायर की हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालें। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पे निकालेंगे अपन, 0 से 2 के बीच में। तो ये मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 4। इसका ग्राफ बना सकते हैं तो मैं ग्राफ से करता हूं, जिनके ग्राफ नहीं बना सकता तो उसके मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अलग से निकालता हूं। तो अब ये वैल्यू 0 से 4 के बीच में कर रही है लाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जैसे अपन ने ग्राफ बनाया था y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने तुम्हें बताया था कि y हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा। तो आप क्या करेंगे, y एक्सिस पे इंटीजर वैल्यूज मार्क करेंगे, 3 2 1 0, यही होगी। ये हमने मार्क कर ली क्योंकि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 3 करेंगे तो √3 आएगा, 2 करेंगे तो √2 आएगा, 1 करेंगे तो 1 आएगा, और ये आगे 0। तो ये वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ग्राफ पे होंगे, अपने को पता लग गया। तो अब अपने को पता है इस पॉइंट से यहां जाना है, इस पॉइंट से यहां जाना है, इस पॉइंट से यहां जाना है, और इस पॉइंट से यहां जाना है। तो हमें पता है स्टेप फंक्शन होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये ऐसा स्टेप बनेगा, फिर आगे स्टेप बनेगा, फिर आगे स्टेप बनेगा, तो इस तरह से अपन चढ़ते जाएंगे, ये यहां पहुंच गए। और 0 से 2 इंटीग्रेट करना है, तो एक ये वाला एरिया 0, फिर ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, और ये वाला एरिया, तीनों को ऐड कर दें। तो एरिया कितना आएगा, हाइट तो इसकी 1 है, ये आएगा √2 - 1। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो बेस हमारा √2 - 1 है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 1। फिर हमारी ये वैल्यू है 2 माइनस √3 - √2, हाइट है 2। फिर हमारी है यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ये 2 माइनस √3, हाइट है 3। तो ये हम अगर इसको ऐड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर को ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि सपोज ऐसे इस तरह से क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी क्वाड्रेटिक। अब एनी क्वाड्रेटिक में ये ध्यान रखेंगे, अगर वो क्वाड्रेटिक आप कंप्लीट द स्क्वायर अगर आप करते हैं, जैसे मैंने इसमें कंप्लीट स्क्वायर किया, x - 1 का स्क्वायर - 3, इसको मैंने लिख लिया। कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद में अगर यहाँ पे ये आ जाता है इंटीजर, फ्रैक्शन में आया तो प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में आया तो हम नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे, इसका भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करेंगे। बट अगर आपको एक्स स्क्वायर के अलावा कोई भी क्वाड्रेटिक है, तो आपको पहले आप कंप्लीट स्क्वायर करके देखो ये इंटीजर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये इंटीजर आ रहा है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई कितना होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई। आई को हम अलग कर सकते हैं, तो ये 3 को मैं अलग कर लेता यहाँ पे, और x - 1 को मैं पुट कर देता t। x - 1 को t पुट करने का क्यों सोचेंगे, क्योंकि ये फिर से हो गया लीनियर फंक्शन, यही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बारी बारी। इसको अपन अलग कर लिया, ये टी स्क्वायर हो गया, 3 को हमने अलग कर लिया क्योंकि उसको हम इजीली अलग से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये इंटीजर अलग कर लिया, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसका भी हमने इससे इवैल्यूएट किया, आंसर आ गया। अगर ये इंटीजर आएगा तभी ये फायदा, ये अलग हो जाएगा। तो अभी हमेशा यहाँ लीनियर जनरेट होगा, लीनियर को टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमेशा ये चेक कर लें। अगर मान लो ये इंटीजर नहीं आया तो आपको क्या करना है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो भी फंक्शन है इसको एफ मान लेंगे। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो जे एडवांस में क्वेश्चन आया गंदा सा वो भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसी फंक्शन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। कब पे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, लोअर और अपर लिमिट के बीच में। अब ये क्वेश्चन तुमने बहुत करे होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कि अगर इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है 1 से 3 में तो आप निकाल सकते हैं। तो 1 तो हम कैसे निकालते हैं, एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालते हैं। तो हम एक वैल्यू निकालते हैं f(1), एक निकालेंगे f(3). ये तो क्या सिंपल फंक्शन है क्वाड्रेटिक, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे x² - 2x, तो 2x - 2, दैट इज जहां पे f' 0 होता है उस पॉइंट पे भी हम निकालते हैं। तो f' = 0 करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे वो x की वैल्यू आएगी, दैट इज 1। तो हम एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता लग जाता है, और क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मिनिमम। तो उससे अपने को ये पता लग जाता है कि y की इंटीजर वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है। फिर उन y की इंटीजर वैल्यूज के लिए अपन x निकाल लेते हैं, और हम इस तरह से स्टेप बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू थिंक ऑफ इट, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, दैट इज आल्सो द वे।
तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक आता है तो उसको क्वाड्रेटिक माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्वाड्रेटिक में चेंज करके सॉल्व करें, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेशन में समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ x, x minus 1, x minus 2, x minus, ध्यान रखो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट x नहीं है वहां पे, फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक फंक्शन। अब जैसे हम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो sin x है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन डिफाइन कर सकते हैं, ये तो अपने को पता है, लाइन बनाएंगे पैरेलल टू y विल बी एन इंटीजर, तो ये एक इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, तीन लाइन बनाएंगे, ये बन गई लाइन, फिर ये अपना एरिया आ जाएगा -पाई, ये अपने को पता है ये वैल्यू इसके बराबर होती है। तो अगर 0 से 1000 पाई करना है तो मेरे को 0 से 2 पाई का डायग्राम पता है, और सेम ही डायग्राम क्या है, बारी बारी रिपीट होता रहता है, तो उसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला sin cos tan cos x sec cot स्टैंडर्ड ग्राफ्स, वैसे ही इनवर्स के भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए, sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स। cosec और sec इनवर्स के मैंने कम दिखे हैं एप्लीकेशन एग्जाम में पूछते हुए, बट ये चार तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि अगर कभी भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन होता है, अगर मैं उसके अंदर का ग्राफ बना सकता हूं तो मैं ग्राफ से हमेशा सोचता हूं, क्योंकि ग्राफ से मेरे को इजी है समझना, क्योंकि वो सिंपल से रेक्टेंगल या स्क्वायर आते हैं जिसका एरिया अपन आसानी से वैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे tan इनवर्स x का मैंने ग्राफ बनाया तो मेरे को इसका ग्राफ पता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x, तो मैंने आपको बताया अब हम जो ग्राफ में इंटरेस्टेड है वो ये है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x। तो हमें पता है कि ये वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, तो y इक्वल टू इंटीजर पे फोकस करना है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू ये रही 3.14/2 माइनस 3.14/2, तो इसमें अपने को जो इंटरेस्ट होना चाहिए इंटीजर वैल्यूज पे, तो अगर मैं इंटीजर वैल्यूज मार्क करूं यहाँ पे तो कौन सी इंटीजर वैल्यू होगी, एक तो यहाँ होगी दैट इज -1, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे फोकस करो, और एक जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू होगी दैट इज 1, यहाँ कहीं होगी 1। तो यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए कि ये अपने मार्क कर लिए, अपने मार्क कर लिए, ये अपना क्लियर है, y की इंटीजर वैल्यू, इसको तो ये क्रॉस करेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो tan इनवर्स x है या तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी या 1 से बड़ी होगी। अब अपने को 0 से 100 पाई में चलना है, तो 0 अपना ये रहा, यहाँ आ रहा 0, अगर मैं 100 पाई मार्क करूंगा तो बहुत आगे होगा, यहाँ कहीं होगा, x की वैल्यू अगर 100 पाई देखेंगे दिस विल बी समथिंग लाइक 100 पाई, तो यहां से लेकर के यहां तक अपने को जाना है, यही और हो गया हमारा, यहां से यहां तक चलना है। तो अब अपने को क्या है, इसका ग्राफ चाहिए 0 से 100 पाई के बीच में, तो अपने को पता है जो वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पे होगी 1 पे। अब अपने को पता है इस पॉइंट पे वैल्यू तो यही है, तो अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा तो इस पॉइंट पे वैल्यू यही है, ये अपने को पता है क्योंकि यही इंटीजर लेगा, और 0 पे वैल्यू 0 है, तो 0 से यहाँ जाना है तो स्टेप बनाएंगे, पहला स्टेप बनेगा यहाँ पे और यहाँ आएगा गोला, फिर यहाँ से बनाएंगे, अब नेक्स्ट इंटीजर तो अपन जा ही नहीं रहे, तो अपन को इसी के पैरेलल चलना है, यही चलेगा आगे, इस तरह से आगे चलना पड़ेगा। तो अब आगे कोई नेक्स्ट इंटीजर नहीं है तो अपने को ऊपर तो जाना ही नहीं है, 100 पाई क्या, अगर आप इंफिनिटी तक भी चले जाओगे तब भी नेक्स्ट इंटीजर आपको नहीं मिलेगा वाई एक्सिस पे, तो अब अगर इसका ग्राफ होगा तो वो यही होगा। तो अगर इसका वैल्यू वैल्यूएट करनी है तो ये वाला अपना ये आ जाएगी वैल्यू, 100 पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा क्योंकि y अपने को पता है 1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स x को आप पुट कर देंगे इक्वल टू 1, उससे आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो आएगा x इक्वल टू tan ऑफ 1, तो ये अपना tan ऑफ 1 है, तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 100 पाई माइनस tan ऑफ 1, और अपनी हाइट कितनी हो जाएगी, ये 1 है, तो 100 पाई माइनस tan ऑफ 1 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ग्राफ से हमने सॉल्व कर लिया। जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस अगर आपको उनके ग्राफ पता है, ग्राफ में अगर आप लोअर और अपर लिमिट में उसके ग्राफ में विजुअलाइज कर सकते हैं तो ग्राफ से सॉल्व करिए। स्टैंडर्ड फंक्शंस जो भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक में हो गया, लीनियर फंक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, उसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके अपन सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं जनरल मेथड कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन आया था, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन में काफी क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट पे। कोई भी फंक्शन का क्वेश्चन आता है जिसमें सिंपल फंक्शन होता है ना, जैसे x sin x, इट बिकम्स वेरी इजी। तो अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि x पे अपने को फोकस करना है, क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान रखो अभी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ही डिस्कस कर रहा हूं, तो x पे अपन फोकस करेंगे -π/2 से π/2। तो अब अपने को क्या है, जिस पॉइंट्स के लिए मतलब है वो ये है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x है मतलब कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए इंटीजर होगा, तो अपने को वो मतलब है, तो हम क्या करें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे जा रहे हैं। अब अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 है तो x यहाँ पे -π/2 से π/2 होगा, तो ये इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी लेगा, -π/2 इज -1.57, तो ये -1 ले सकता है इंटीजर वैल्यू, 0 ले सकता है और 1 ले सकता है, ये तीन इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, और इन्हीं वैल्यूज ऑफ x के लिए इंटीजर वैल्यूज ले सकता है। दिस इज व्हाट वी नो। sin x की बात करते हैं तो -π/2 से π/2, sin x को विजुअलाइज करना इजी ऐसे है इसके डायग्राम से, तो हमें पता है ये इंटीजर वैल्यू सिर्फ 0 पे ही लेता है, क्योंकि -π/2 और π/2 तो एंड पॉइंट्स है जहां पे वैल्यू -1 और 1 लेता है, तो एक ही इंटीजर वैल्यू लेगा 0 पे, और किसके लिए लेगा, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x के लिए क्रिटिकल पॉइंट लूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 है, लेकिन -1 और 1 तो एंड पॉइंट्स पे है, तो इसके लिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इसको मेरे को डिफाइन करना है तो मैं x एक्सिस पे ये पॉइंट मार्क करूंगा -1 0 1, सबसे पहले मार्क करेंगे एंड पॉइंट्स, -π/2 मार्क कर लिया और π/2 मार्क कर लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे आ जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है -1
फिर है हमारा 0, फिर है हमारा 1। थोड़ा आगे मार्क कर लेते हैं। अब मेरे जो रीजन है वो ये है। -2 क्या है? सो ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स में -2 भी आएगा ना? नहीं, आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू है, वो कब इंटीजर होगी, उस वैल्यूज ऑफ एक्स पे अपने को मतलब है, बाकी वैल्यूज छोड़ो। अभी तो मैं उनकी वैल्यूज को डिफाइन करूंगा। तो अब मैं अब यहाँ वैल्यूज डिफाइन करूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कितना होगा। मैं ये दो वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिफाइन करते हैं, तो अपने को पता है दैट वैल्यू इज नथिंग बट प्रीवियस इंटीजर। तो -1 से -π/2 में इसका आंसर आएगा -2। -1 से 0 में -1, 0 से 1 में 0, 1 से π/2 में 1। देखो इसको फटाफट यहाँ अपन ने लिख लिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स डिफाइन करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स क्या है, इसको ग्राफ से डिफाइन करो। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब इसका सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान रखना, सिर्फ इसके क्रिटिकल पॉइंट पे आपका फोकस होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ यही है, तो ये सी के अबाउट वैल्यू चेंज करेगा और -1 और 1 के अबाउट वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो उसको तो डिफाइन करना और इजी है। तो अपने को पता है 0 से -π/2 में -1 होगा, 0 से 1 में 0 से π/2 में क्या होगा, दैट इज 0। तो अपन अगर आप यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स को, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे -1। तो अब मैंने जब इसको डिफाइन कर लिया, तो अभी क्या क्वेश्चन हो गया इजी। अब अपने को सिर्फ इंटीग्रेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे -π/2 से -1, dx में कितना आएगा, -2 -1 +4। तो ये वैल्यू अपने को बस यहाँ पुट करनी है। इसको इंटीग्रेट कर लो, ऐसे 4 इंटीग्रेशन और बना लो। -1 से 0, -1 -1 +4, और यहाँ बना लेंगे 0 से 1, dx अपॉन 0 + 0 + 4, तो ये 4 ही आने वाला है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेकर के π/2 dx अपॉन 1 + 0 + 4। तो ये 4 इंटीग्रेशन है, जो आंसर आएंगे इसको आप ऐड करके आंसर निकाल। तो इन जनरली क्या होता है, अगर कोई भी आता है क्वेश्चन, तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी जैसे बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ है। अगर आप उसका एफ का डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम पे जाए। लीनियर फंक्शन है, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर आप इसका स्टैंडर्ड फंक्शन या डायग्राम नहीं बना सकते, तो उसको हमेशा डिफाइन करके करेंगे। डिफाइन अपन कैसे करते हैं, हम एफ की निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ एक्स। इस पे अपन निकालेंगे एफ की मैक्सिमम वैल्यू, और वो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस पे अपने को इंटरेस्ट रहेगा कि वो इंटीजर वैल्यूज कब लेगा। और जहां पे एफ इंटीजर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन एक्स की वैल्यूज निकालें। यहाँ पे मैंने यही किया है। यहाँ पे एफ है एक्स एक बार, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -π/2 और +π/2 होगी। उसके बीच में ये इंटीजर वैल्यूज क्या लेगा, -101, और कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए लेगा, -101 पे ही लेगा। तो अपन ने वो उसके क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिया। सेम चीज मैंने साइन एक्स के लिए लिखा। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 होगी। अगर एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2, उसके बीच में इंटीजर क्या आएगा, 0। तो किस पे 0 होगा, जब एक्स की वैल्यू 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके इधर एक वैल्यू होगी, इसके इधर एक वैल्यू होगी, बस इसको डिफाइन कर दो और सॉल्व करके आंसर निकाल। तो ये अपना जनरल मेथड होता है किसी भी फंक्शन के लिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन दिया है। दिस इज द जनरल मेथड। मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट दूंगा उसमें जे एडवांस का क्वेश्चन है, जिसमें अंडर रूट में कुछ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट ऑफ समथिंग समथिंग है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिंपल फंक्शन है एक्स साइन एक्स, वो तो ईजी है। इसके अलावा उसके अंदर कोई भी फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है लोअर और अपर लिमिट में, तो यू विल हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कि फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है, डिक्रीज कब कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालते हैं और आप निकालते हैं वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उसी से आपको उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लगती है। एक बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता लगे, उसके बीच के आप इंटीजर वैल्यूज लिखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, सेकंड इंटीजर वैल्यू, थर्ड इंटीजर वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्स निकालेंगे। वो जो एक्स आएगा वहीं पे आपका फंक्शन का ग्राफ ब्रेक होता है, तो डेफिनेशन चेंज होती है, वहीं पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होता है। तो उसको मैं नंबर लाइन के टर्म्स में लिखता हूं, व्हिच बिकम्स ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड। किसी भी फंक्शन में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दूं 2x + 3, कितने भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम सिंपली सबको अलग अलग कर लेंगे और सबको ऐड करके आंसर निकाल। नेक्स्ट सपोज जैसे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, अगर x + z होता है, z इंटीजर है, तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x + z लिख सकते हैं। तो कई बार क्या ऐसे लिख देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना z है, दिस इज योर z। तो इस z को अपन बाहर ला सकते हैं। फिर इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा z है, इसको हम बाहर ला सकते हैं। इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा z है, इसको अपन बाहर ला सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये चारों ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो z है, उसको अगर बाहर लेते जाएंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बन जाएगा -1 से 1, जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ से भी, और मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल पार्ट में भी चेंज करके कैसे भी करके आप आंसर निकालेंगे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी भी आपको इंटीजर दिखता है, दैट इज नथिंग बट इंटीजर, दिस इज नथिंग बट z ओनली। इसको मैं बाहर ला सकता हूँ, इसको मैं बाहर लिया है। इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे, बाकी आगे के स्टेप वही है। अब ये दो क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, इट्स क्वाइट कॉमन। तो हमने 0 से 2 में इसका ग्राफ देखा था और ये 0 से क्या है रूट पाई बाय 2। तो अगर हम देखेंगे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये काफी इजी हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई बाय 2 लाई करेगी, क्योंकि अभी हमने ग्राफ देखा था 0 से 2 में ऐसे ग्राफ था इंक्रीजिंग था। तो 0 से रूट पाई बाय 2 का, तो 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू, पाई बाय 2 इज नथिंग बट 1.5 1.57। तो इसके लिए सिर्फ इंटीजर आएगा 1। तो 0 से 1 में सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा 1, और जहां पे 1 लेगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप x निकालो। x इक्वल टू 0 पे होगा, फिर x इक्वल टू 1 पे होगा। तो 0 से 1 में इसको लिखेंगे x की वैल्यूज के लिए, दैट इज 0। 1 से रूट पाई बाय 2 में लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नथिंग बट 1। तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक कर लो, ग्राफ से ब्रेक कर लो, एक ही बात। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस cos x। तो आप cos x के ग्राफ पे आ जाओ, 0 से रूट पाई बाय 2, ये अपना cos x का ग्राफ है, ये वाला। माइनस cos x क्या होगा, इसका रिवर्स, दिस इज योर माइनस cos x, राइट। 0 से रूट पाई बाय 2 का मतलब है 0 से 1 के बीच में ग्राफ, वो रेडियन है, 0 हो गया, ये रूट पाई बाय 2 यहाँ कहीं होगा। तो अपने को दिख रहा है ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, सो दिस इज नथिंग बट -1, क्योंकि ये 0 से -1 के बीच में ही इसकी वैल्यू है। तो इसको अपन -1 लिख लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके अपन आंसर निकाल, तो ये इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये इसमें इतनी सी चीज ध्यान रखेंगे। पहले हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर स्टैंडर्ड फंक्शन, क्वाड्रेटिक देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखा, कोई जनरल फंक्शन आएगा तो हमने देखा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आते जाते हैं तो हम उसको बाहर निकाल के फिर बाद में सेम स्टेप ही अप्लाई करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की, जो आपको पता है प्रॉपर्टी तो, बट उसको हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी ये मैंने लास्ट क्लास में बताई भी थी, सबको पता ही होगी। ये वैल्यू होती है 0 अगर x एक इंटीजर वैल्यू होती है, और ये वैल्यू होती है -1 अगर x एक इंटीजर वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे इस प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप हमेशा पढ़ते हो, -a से ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी और एक a से b f(x) dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, f of a plus b minus x dx। एक तो अपन ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हम और पढ़ते हैं, दैट इज -a से f(x) dx। ये अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये वैल्यू कितनी होती है 0 अगर f होता है एक ऑड फंक्शन, और ये वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 से अगर f होता है इवन फंक्शन। ये सबको आता होगा। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका लिंक इन दोनों से कैसे है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको -a से दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, या a से b दिख रहा है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, मैं हमेशा सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ध्यान रखेंगे ये जो प्रॉपर्टी है a से b f(x) dx, इसी से ये वाली प्रॉपर्टी आती है। तो मैं तुम्हें बाद में जब इंटीग्रेशन के और क्वेश्चंस बताऊंगा तो हम एक क्लास स्पेसिफिकली इसी प्रॉपर्टी पे रखेंगे। इसको मैं किंग प्रॉपर्टी बोलता हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके हम डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या हिंट होते हैं क्वेश्चन में, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्लास में मैं इसी को यूज करते हुए या इसके साथ यूज करते हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। मेरे को जैसे ही -a से दिखता है तो पहले मैं हमेशा ये प्रॉपर्टी लगाने का सोचता हूँ। 0 से 2 पाई दिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यहाँ ये दिख रहा है मेरे को, तो मैं हमेशा जब भी मैं आपको बताऊंगा किंग प्रॉपर्टी में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन जो है मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है तो हम ये प्रॉपर्टी लगाने का सोचते हैं। हमेशा आपको ये करना ही है एग्जाम में। तो वो एक थॉट प्रोसेस हमेशा अप्लाई करके छोड़ना होता है। और स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या है, आपने क्या किया, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट किया। तो यहाँ अगर आप ये किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो पूरा फंक्शन है इसके आगे आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि sin 2x तो sin 2x साइन ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 2x, 4 पाई माइनस 2x माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये सेम रहेगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो अब अपने को यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो फंक्शन आ रहा है दिस इज आवर f(x), तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा माइनस ऑफ f(x). तो अब किंग प्रॉपर्टी में हम ये चीज पढ़ते हैं कि आप किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एक इंटीग्रेशन बनता है, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद में दूसरा इंटीग्रेशन बनता है, और जब भी आप ये किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप शुड बी योर्स टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एडिंग दीस टू इंटीग्रेशंस ऑलवेज। तो अब मैं जैसे ही मुझे दिखा कि लोअर और अपर लिमिट का सम n मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी तो लगानी ही। मैं हमेशा इसको सॉल्व करके देखता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या जनरेट हो रहा है। एक दूसरे का नेगेटिव है तो मेरे दिमाग में ये प्रॉपर्टी आती है, इसको ऐड करेंगे तो या तो हम इसको 0 लिख सकते हैं या माइनस में, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो अब बस ये डिपेंड करता है कि f(x) जो है इंटीजर वैल्यूज लेगा या इंटीजर वैल्यूज नहीं लेगा। f(x) जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, लेकिन ये इंटीजर वैल्यूज डिस्क्रीट पॉइंट्स पे लेगा, दैट इज एट अ सिंगल पॉइंट। वो जो सिंगल पॉइंट्स होंगे उसके नीचे अगर आप इंटीग्रेशन की वैल्यू देखोगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0, क्योंकि वो एक पॉइंट आएगा उसके नीचे कुछ भी एरिया जैसा कुछ बनने वाला है। तो इसीलिए एंड पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन को फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन को फर्क पड़ता है थ्रू आउट एन इंटरवल, अगर उसकी सेम वैल्यू आ रही है उस पर उसका फर्क पड़ेगा।
तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हम इसको -1 लिख सकते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, और उससे अपन इसका आंसर निकाल। अब अगर मैं लेफ्ट साइड वाले फंक्शन की बात करता हूं तो उसमें क्या है, उसमें मुझे यहां तो मुझे दिखा मल्टीपल ऑफ पाई, और अगर मुझे ये भी दिखता है -a से, तो पहला अपना थॉट प्रोसेस ये होता है कि हम क्या निकालते हैं कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन, ये तो अपन करते हैं। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को फाइंड करने का बेसिकली मतलब आप ये इवैल्यूएट करते हैं, f ऑफ -x इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप किंग प्रॉपर्टी की टर्म्स में देखोगे तो आप यही इवैल्यूएट कर रहे हैं, f ऑफ a प्लस b माइनस x। आप क्योंकि a और b की वैल्यू a और माइनस a है, तो आप a माइनस a माइनस x ये इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो आप ये बोलो कि आप इससे यूज कर रहे हैं या किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो आप ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप f ऑफ माइनस x इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं तो आपको न्यूमरेटर में दिखता है sin स्क्वायर ऑफ माइनस x, वो अपना इवन फंक्शन है। डिनोमिनेटर में दिखता है माइनस x बाय पाई प्लस 1/2, वो क्या है अपना एक नहीं पता कौन सा फंक्शन है, अपने को नहीं पता भाई क्या है। और लास्ट क्लास में शायद मैंने तुम्हें इस तरह से कुछ बताया भी था कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसकी प्रॉपर्टी पे इंटीग्रेशन में ऐड करने पे वो जीरो जनरेट हो जाता है, एक दूसरे का नेगेटिव होता है, तो उसको -1 अपन लिखते हैं। अब मेरे को जैसे ही दिखा -a से इट हिंट्स कि आपको f ऑफ -x निकालना चाहिए, वो मैंने निकाला ही। उससे अपने को ये पता लगा कि ये वाला पार्ट तो इवन है, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या है, ये गड़बड़ जनरेट कर रहा है। यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए। अब इसका क्या करें? तो अब मैं क्या सोचता हूं कि ये इवन है, चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए अपन इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि कैसे भी करके मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करने का सोचूं। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान देखना है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -x जनरेट हुआ है, तो हमेशा x बाय पाई की वैल्यू निकालो क्या है, क्योंकि हमने ये लिखा है कि अगर ये जो भी वैल्यू x अगर ये इंटीजर है तब हम इसको यहाँ पे सम 0 लिख लेते हैं, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसको हम -1 लिखते हैं। तो आप नोटिस करो -2 से 2 के बीच में अगर आप इसको देखोगे तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -2 बाय पाई से लेकर के 2 बाय पाई के बीच में लाई करेगी, राइट। और उसके बीच में एक पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0 जहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी, बाकी पॉइंट्स के लिए ये हमेशा फ्रैक्शन ही रहेगा, दैट इज नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस एक पॉइंट x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी पॉइंट्स पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसमें लिख सकता हूं -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो डिफाइन करके भी कर सकते हो, ध्यान रखना। क्योंकि x बाय पाई को आप t पुट कर देंगे, पहले तो लीनियर फंक्शन को t पुट करते हैं, फिर उसको आप डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे -2 पाई से 2 पाई के बीच में, उस तरह से भी आप सोच सकते हैं, दैट इज आल्सो द वे। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब भी -a से ये दिखता है तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि हम कैसे भी करके इवन ऑड फंक्शन निकालने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, तो हमने f ऑफ -x निकाला, यहाँ तो निकाल लिया, लेकिन जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -x आएगा तो उसपे आपको ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को आप माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं अगर इंटीजर है, नहीं तो आप लिख सकते हैं इसको -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जैसे मुझे यहाँ दिखा, तो मेरा लोअर और अपर लिमिट पे ध्यान देना चाहिए कि ये इंटीजर वैल्यूज कहाँ-कहाँ ले रहा है। तो वैसे तो मेरे को इसको इस तरह से लिखना चाहिए, -2 से 0 अलग इंटीग्रेशन, 0 से 2 अलग इंटीग्रेशन, बट क्योंकि वो एक डिस्क्रीट पॉइंट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। -2 से 0 में इसको हम -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई लिख सकते हैं, क्योंकि x बाय पाई इंटीजर नहीं। तो इससे अपने को ये पता लगेगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये जो वैल्यू है पूरी, तो ये क्या आएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई। तो ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी जब आप यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट एन ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस तरह से जो लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उसमें -x पुट करेंगे, तो वो एक ऑड फंक्शन होता है अगर ये जो है एक यहाँ पे क्या है, दैट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। तो उसके केस में यार है, तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया कि -2 से 2 में इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ऑड है एक्सेप्ट ए सिंगल पॉइंट, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आएगा, इसको हम डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसपे यूज करके भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे तो हम डिफाइन करके सॉल्व करते हैं, बट यू शुड ऑलवेज चेक इन दीस केसेस, -a से a अगर दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0 से पाई या 0 से 2 पाई, पाई बाय 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं जनरली, जिसमें सेम फंक्शन वापस मिलने का चांस रहता है। तो ये हमें ध्यान रखेंगे एक चीज। नेक्स्ट अब मैं देखता हूँ पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की ऑलमोस्ट हर तरह का केस डिस्कस कर लिया। लीनियर फंक्शन से हमने स्टार्ट किया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखे, उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन हमने एक देखा था, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो मैंने आपको बताया e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान ये रखेंगे। सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट में x में जैसे होता है वैसे ही इसका पीरियड क्या है 1। अगर यहाँ 2x होता तो इसका पीरियड 2 हो जाता। तो इसका पीरियड 1 है, इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 में जो इंटीग्रेशन आएगा वही 1 से 2 में आएगा, 1 से 2 से 3 में आएगा, 3 से 4 में आएगा, सेम ही इंटीग्रेशन चलना है। अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा हो जाता है e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x + 3, तो मैं ध्यान रखेंगे इंटीजर कभी भी होता है फ्रैक्शनल पार्ट में उसको हटा सकते हैं, तो उसको अपन e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट 2x भी लिख सकते हैं। और मैं ये नहीं सोचता कि इसके पीरियड हाफ है, मैं क्या करता हूँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास एक लिबर्टी है कि हम क्या करते हैं, लीनियर को टी पुट कर देते हैं, तो इसको मैं पहले टी पुट कर देता हूँ। फिर क्या है, अभी e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी में चेंज हो जाएगा, तो ये यही क्वेश्चन है जो यहाँ लिखा।
बस लोअर और अपर लिमिट में चेंज आ जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद में हमने इसका ग्राफ देखा था, ये ग्राफ बारी-बारी रिपीट करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया आएगा यहाँ पे, 0 से 1 के बीच में जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज़ दिस एरिया। उसका अगर आप 1000 टाइम्स कर दोगे, क्योंकि सेम ही आगे रिपीट होना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं दैट इज़ 1000 टाइम्स ऑफ 0 से 1 e raised to power x dx which is easier to understand 1000 times e minus 1। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट अगर x है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लीनियर फंक्शन है। तो ये हमें इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई भी और फंक्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 2x sin x, तो मैंने इसका ग्राफ भी बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं करता। मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ sin x minus greatest integer of sin, which is easier for me to understand। क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में अपने को पता है वो 0 होता है। क्योंकि ग्राफ ऊपर जाता है, ग्राफ नीचे जाता है। फिर +2 फिर -2, ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन, एरिया नहीं। तो ये ऊपर वाला एरिया +2 आता है, नीचे वाला -2 आता है, तो वो 0 हो जाता है। ये तो 0 हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसका ग्राफ अपने को पता है, ग्राफ से आसानी से इसका आंसर आ जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई भी डिफरेंट फंक्शंस आते हैं स्टैंडर्ड, साइन, कॉस, टैन कोई भी आता है, तो मैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में सोचता हूँ, दैट इज़ ईज़ियर टू सॉल्व। ऐसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन और उस तरह की प्रॉपर्टी का यूज़ आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन की और प्रॉपर्टी, जैसे ये क्वेश्चन आया था। ये जेईई मेन के ही क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको बेसिक पीरियड आपको पता है फ्रैक्शन पार्ट एक्स का, तो हमें पता है इसका पीरियड होता है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, दिस इज़ नथिंग बट फ्रैक्शन पार्ट एक्स। इसका पीरियड कितना है 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2 पाई एक्स है, तो हम इसका पीरियड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन के एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय के। तो अगर आप इसका पीरियड निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2 पाई बाय के। ये यहाँ पे 2 पाई है, तो इसका पीरियड भी आएगा 1। तो इसका पीरियड, तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो जब भी मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखता है किसी भी क्वेश्चन में, तो मेरे दिमाग में एक तो ये चीज़ आती है कि पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको कभी भी लोअर और लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिखता है। जैसे यहाँ पे 10 है, 1000 है, 2000, ऐसा कभी भी एक बड़ा नंबर दिखता है, तब भी मैं ये सोचता हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन हो सकता है। तो हमेशा पहले मैं जनरली पीरियड ही चेक करता हूँ। तो ये दोनों हिंट्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर। पीरियड चेक किया, अपना पीरियड सेम अगर आ रहा है, जैसे पीरियड 1 आ रहा है, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड हम बोल सकते हैं 1 होगा। अगर सपोज़ इसका पीरियड 1 आता है, इसका पीरियड 2 आता है, तो हम बोलते हैं पूरे फंक्शन का पीरियड 2 होगा। ये तो आपको पता ही है, एलसीएम लेते हैं आप। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 टाइम्स 0 से लेकर के 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin 2 पाई x, और नीचे आपको लिखना है तो e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरे को पता है, क्योंकि मैंने जैसे ही यहाँ 0 से 1 किया, तो उसको मैं e रेज़ टू पावर x पे लिख सकता हूँ। इट डज़न्ट मैटर। ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब sin 2 पाई x का डायग्राम अपने को बनाना है। तो हम वैसे सोच सकते हैं, या फिर मुझे पता है यहाँ 2 पाई x है, तो मैं 2 पाई x को t लिख लेता हूँ, जैसे मैं तुम्हें अभी तक बोलता हूँ कि लीनियर फंक्शन को t रखो और खुश रहो। तुम वैसे भी सोच सकते हो, और अगर वैसे नहीं सोचना है तो आप sin 2 पाई x के ऊपर फोकस करो। तो ध्यान रखो, sin के अंदर जो एंगल है, एंगल पे फोकस करना होता है। x की वैल्यू 0 से 1 है, तो ये एंगल आएगा 0 से 2 पाई। तो sin 2 पाई x का डायग्राम वैसा ही होगा जैसे sin x का होता है 0 से 2 पाई के बीच में। इट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग। तो अगर मैं sin t का डायग्राम बनाता हूँ 0 से 2 पाई में, ये डायग्राम होता है, तो इसका भी डायग्राम वही रहेगा, अगर हम इस सेंस में उसको सोचेंगे तो। तो ये डायग्राम रहेगा, तो बस आपको इसकी वैल्यू पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 0 होता है, फिर वैल्यू -1 होती है। तो आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के देखेंगे तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कब होती है, जब 2 पाई x हो जाएगा पाई। 2 पाई x इक्वल टू पाई कब होगा, जब x की वैल्यू होगी हाफ। तो हमें पता है 0 से लेकर के हाफ अगर x की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को लिखना है 0, और नीचे तो कुछ भी आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और हाफ के बाद में अगर हम वैल्यू लिखेंगे, कहाँ तक, तो 2 पाई x को एक बार पाई किया और 2 पाई x को एक बार 2 पाई किया, तो हाफ से लेकर के 1 तक। तो ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1 और नीचे तो आएगा e की पावर। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल के अंदर x है, लीनियर फंक्शन ऑफ x है। अगर ऐसा कभी भी है, तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फंक्शन। उसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, उसका भी पीरियड आपको निकालने का सोचना चाहिए। अब ये आ गया एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई एडवांस में, जिसमें फ्रैक्शन पार्ट x के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इस तरह के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जेईई मेन में भी आए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड जो होता है केवीपीवाई और जो डिफरेंट ओलंपियाड्स हैं, उसमें भी आते हैं। इसको सॉल्व करने का अपन एक फास्ट तरीका देखते हैं, वो यहाँ पे समझते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में, उसमें कौन-सा ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बेसिक फंक्शन दैट इज़ x, और फ्रैक्शनल पार्ट कौन-सा बेसिक? दैट इज़ आल्सो x। इस पे अपने को फोकस करना है और इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ये क्वेश्चन आई 1 से लेकर के n, तो इसको अपन कैसे समझते हैं? तो हमेशा अपन ध्यान रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे फोकस करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट x को चेंज नहीं करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और तरीका बताऊँगा समेशन वाला, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, आई प्रेफर दिस मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों दिखते हैं इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों है, मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, तो ये डिवीजन में है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x और e की पावर में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x है। तो मुझे देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फर्स्ट। हमेशा मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे फोकस करूंगा, दैट इज दिस वन। वी विल फोकस ओनली ऑन दिस। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि जैसे ही x की वैल्यू इंटीजर होगी, इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये बोलती है कि आपने स्टार्ट किया 1 से, तो 1 से 2 में आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नंबर लाइन के हिसाब से भी डिफाइन करेंगे तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, मैं इंटीग्रेशन में लिखा हूं। नंबर लाइन के हिसाब से बोलेंगे तो ये बेसिकली कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका इंटरवल 1 से लेकर के n तक जा रहा है। तो आपके यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, इस तरह से आपके 4 और ऐसे आपके चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लिखेंगे? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, वी विल राइट इट एज 1। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूँ कि बेसिकली क्या, मैंने सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है, 1 से लेकर के 2 का इंटीग्रेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह 1 लिख दिया, तो ये आएगा क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट x डी। दिस विल बी द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2 से लेकर के 3 इंटीग्रेशन करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 2 लिख देंगे, तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x dx आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना आएगा 3 से लेकर के 4, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाएगा। फिर 4 से लेकर के 5, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे छोटे-छोटे इंटीग्रेशन अगर आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आप तो बोल रहे थे ईज़ी है। अब इसमें ईज़ी देखो क्या है? इसमें ईज़ी ये है क्योंकि हमें ये पता है फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो जो पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट x के ग्राफ पे चले जाओ। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ अपने को पता है। अगर मैं बोलूँ ये वाला जो इंटीग्रेशन है 1 से लेकर के 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 लिख सकता हूँ। क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर के 2 में भी वही ट्रायंगल आने वाला है जो अ, 0 से 1 में आने वाला है, और इस वाले इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, 2 तो ऑलरेडी बाहर है, 2 से 3 में जो ट्रायंगल आएगा वही 0 से 1 में आएगा। फिर इसमें से 3 बार ले लेंगे, तो हम इस पार्ट को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब अपने को ये पता है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, यही तो आएगी, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी? n-1। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कुछ ऐसा आएगा 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। दिस इज फर्स्ट वन। फिर आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। फिर 3 टाइम्स आएगा 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी? लास्ट वैल्यू आएगी n-1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रीवियस इंटीजर होता है, तो यहाँ आएगा n-1 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। दिस विल बी द वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये जो पूरा इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट 1 से लेकर के n-1 तक का सम मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। तो ये अब अपना आ गया n into n-1/2, और यहाँ पे ये वैल्यू है हाफ। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे अपने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं सेम चीज़ देखो यहाँ लगाता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखना सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। मुझे दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मुझे दिख रहा है फ्रैक्शनल पार्ट x बन सकता है। तो मैं पहले ये सोचा कि लोअर और अपर लिमिट में डिफरेंस ज़्यादा तो हो सकता है पीरियोडिक की प्रॉपर्टी का यूज़ है, और यहाँ पे हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही यूज़ की है फ्रैक्शनल पार्ट। तो 0 से 10 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को नीचे ले जाएँगे तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x आएगा, और जो e की पावर -1 है, उसको आप ले जाएँगे बाहर, कांस्टेंट है, तो ये आएगा dx। तो अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, ये वही आने वाला है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? e आएगा, इसको अपन लिखेंगे सम। तो यहाँ पे आएगा 0 से 10 है, तो 0 से 1 में इसको 0 लिखेंगे, 1 से 2 में इसको 1 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 0 + 1 + 2 अप टिल 9 प्रीवियस इंटीजर 10 से छोटा वाला, वहीं तक आएगा सम, ये आएगा बाहर। फिर इंटीग्रेशन में आएगा dx अपॉन e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1, ये लिख सकते हैं, या इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 dx अपॉन e की पावर x, क्योंकि 0 से 1 में अपने को पता है फ्रैक्शनल पार्ट x को अपन x से लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये आएगा यहाँ पे e मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/2 90/2, और ये आएगा e की पावर -1, तो ये आएगा 1/e -1/e + 1, ऐसा कुछ आएगा। e मल्टीप्लाई करेंगे तो e -1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय e -1। तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर विद फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर इसमें कभी भी बेसिक क्वेश्चन रहता है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दिस इज द इजी वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन अब क्या होता है, इसको कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। तो ये इसको ऐसे लिखने के बजाय वो क्या करते हैं, आपको समझ तो आ गया होगा मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, तो इसमें इसको हटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा r = 1 से n-1 इंटीग्रेशन r = r से 1 r + 1, और ये लिखा। तो ये बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है वो हमें पता है फिक्स होती है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू r। इसको एक इंटीजर r मान लिया, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट इज x माइनस r। इसकी टर्म्स में इसको लिख लिया जनरल। अब जो इंटीग्रेशन है वो है यहाँ पे 1 से n, लेकिन वो x पे लिमिट है यहाँ पे ना, तो उसने क्या बोला कि x पे लिमिट लिखो r से लेकर के r + 1, क्योंकि हमें ये पता है कि जब हम किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखते हैं, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा, तो उसको मैं 0 से 1 में लिखता हूँ 0, 1 से 2 में अपन क्या लिखते हैं, प्रीवियस इंटीजर दैट इज 1। तो अगर मैं r से r + 1 लिख रहा हूँ, तभी मैं इसको r लिख सकता हूँ, और इसको मैं x माइनस r लिख सकता हूँ। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट r से लेकर के r + 1 है, उसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है इसलिए इसको यहाँ आर लिख लिया। फिर ये जो आंसर आएगा आर की टर्म्स में आएगा। अब आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1 से स्टार्ट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आर की? n-1। वहां तक आप उसको बाद में सम कर सकते हैं। पहले इंटीग्रेशन बाद में सम। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, बट ये क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अंडरस्टैंड करने में। दिस इज द ईजियर वे जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अपने को सपोज ये इंटीग्रेट करना है, तो अब ये मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों है दोनों आपको समझ में आना चाहिए। पहला मेथड तो क्या है आपको पता है कि आप क्या करते हैं, मॉड के अंदर मॉड होता है, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले अंदर वाले पे फोकस करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसमें फोकस करो। पहले हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करेंगे, मॉड को बाद में करेंगे। दिस नाउ वी विल प्रोसीड। तो 3x की वैल्यू देखो 1 से 2 के बीच में कहां से कहां तक लाई करेगी? इट विल लाई बिटवीन 3 to 6। इसी के बीच में लाई करेगी। लोअर और अपर लिमिट में इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने लिखी। अब वो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए आ रही है वो अपने को लिखनी है। मतलब जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 3, 4, 5 और 6। एंड पॉइंट से अपने को मतलब नहीं, लेकिन बीच वाले पॉइंट से अपने को मतलब होता है। अब अपने को वो वैल्यूज ऑफ x चाहिए जिसके लिए 3x 4 होगा और 3x 5 होगा। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अपने को x निकालना पड़ेगा, वही इसके क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ पॉइंट 1 और 2, ये तो हो गए इसके एंड पॉइंट। अब इसके बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने हैं अपने को 3x के हिसाब से। 3x इक्वल टू 4 के लिए आएगा 4/3, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ जाएगा और एक पॉइंट हमारा 5/3, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब जो 3x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो यहीं पे चेंज हो। तो जब मैंने बोला 3x की वैल्यू 3 से 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ध्यान रखना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना 3x की वैल्यू का, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेना। तो 3x की वैल्यू जब 3 से 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x लिखना चाहूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 3। यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5। इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। तो जो अब हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली क्वेश्चन अब ये है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा ताकि नीचे में फिर मैं डिफाइन कर पाऊँ। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू को तो अपन ने 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया। तो अपना क्वेश्चन है कि मॉड के अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3। इस रीजन में मॉड के अंदर अपन क्या लिखेंगे? मॉड के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 4 और यहाँ पे मॉड में आ जाएगा 2x माइनस 5। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो मैंने मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या है, 1 से 4/3 में करना है। माइनस वो पीछे नहीं जाना है, माइनस बी से ए वाला नहीं है, या 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2x माइनस 3 को टी पुट कर दो या फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। अब क्रिटिकल पॉइंट अगर आप इसका निकालोगे तो आएगा 3/2 और जो 3/2 है वो यहाँ नहीं है 1 से 4/3, 3/2 यहाँ कहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 2x माइनस 3 की वैल्यू हमेशा इसके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव ही रहेगी, तो ये नेगेटिव ही रहेगी। तो ये इंटीग्रेशन आपका ये है माइनस ऑफ 2x माइनस 3। ये इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 यहाँ कहीं है। इसके लेफ्ट में क्या होगा, 2x माइनस 3 नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव लिख लेंगे। 2x माइनस 4 के लिए आएगा 0.2, 2 तो ये रहा लास्ट में, ये 2 के लेफ्ट में है तो ये भी नेगेटिव लिखेंगे। और 2x माइनस 5 के लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा 5/2, वो भी इधर है, उसके भी लेफ्ट में है तो इसको भी नेगेटिव लिखेंगे। तो अब आपके बेसिकली 3 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 से 2, ये इंटीग्रेशन है 4/3 से 5/3 और ये इंटीग्रेशन है 5/3 से 2। ईजी तरीका है सॉल्व करने का, या तो तुम इसके ग्राफ बना लो या फिर इसको 2x माइनस 3 को टी पुट कर दो, 2x माइनस 4 को टी पुट कर दो, 2x माइनस 5 को टी पुट कर दो, तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, इसको सॉल्व कर दो। ये तो हो गया जनरल मेथड, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा। अब इसके ऊपर ये ऐसे क्वेश्चन आए, इसके ऊपर कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएबिलिटी का है, कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो समझते हैं आप। वो मेथड क्या है, मैंने क्वेश्चन में ये देखा यहाँ पे कि x जो है 1 से 2 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x और मुझे यहाँ दिख रहा है 2x। तो मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ पे अगर मैं इस साइड में मॉड के अंदर ही x ऐड कर दूं और x सब्ट्रैक्ट कर दूं। ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे दिख रहा है 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, उस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। और उससे हमारा फायदा क्या होता है ये हम समझते हैं यहाँ पे। उससे अपना एक तो फायदा ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लीनियर फंक्शन इज योर फेवरेट फंक्शन, वो हमारे काम का होता है, क्योंकि जैसे हम यही पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर और कोई फंक्शन काम का नहीं है, लेकिन लीनियर फंक्शन काम का है। तो जैसे मुझे 2x दिखा 3x एक तो ये काम का है। दूसरी चीज अपने को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज दिखती है कि जो 3x है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, दैट इज 0 to 1 होती है इसकी वैल्यू। और मॉड के अंदर अगर हमको पता है ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और x की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है लिमिट के हिसाब से 1 से 2 के बीच में, तो इससे अपने को ये फायदा हुआ कि ये 1 से 2 है, ये 0 से 1 है, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो अगर इसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आएगा तो मॉड को हम नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर सकते हैं। तो मॉड का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन सिर्फ यही है, x माइनस 3x dx फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 2 x dx का तो अपने को पता ही है वैल्यू क्या होता है, और 3x फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे करेंगे, 3x को t मान लेंगे
तो ये आ जाएगा दैट इज़ 3 से लेकर के 6। तो 3 से लेकर के 6 कितने ट्रायंगल आएँगे? 3 ट्रायंगल आएँगे, तो ये 3/2 आ जाएगा। ये आप निकाल लोगे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दीज़ आर द वे। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड जो जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या-क्या डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस जो दूँगा, उसमें क्या है, जेईई मेन के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं बट सम क्वेश्चंस आर वेरी गुड, रियली वेरी गुड क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पार्ट ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज़ दोज़ आर वेरी गुड क्वेश्चन। बट कॉन्सेप्ट यही है, इस पे अभी तक जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करने वाले जो क्वेश्चन्स हैं, वो कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बारी-बारी आते रहते हैं।